दोस्तों आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इंडिया के आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। देखो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं हमारी हिस्ट्री में। पैराडॉक्स ये है कि क्या अफ्रीका के अंदर ही हम बने, यहाँ हो सकता है हम भारत के अंदर भी बने हो। क्या ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ अफ्रीका से हुई थी? दो प्रूफ है। एक है अतीरापक्कम की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, हमें यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिला। दिस प्लेस वाज कंटिन्यूअसली हैबिटेबल फॉर टेक अ गेस हाउ मेनी इयर्स, 14 लाख साल तक। ये तो ग्लोबली सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट होना चाहिए। ये वो प्रूफ है कि इंडिया के अंदर भी एवोल्यूशन चल रहा था उसी टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली। एक लगा लो कि भट्टी लगी हुई थी डीएनए की। एक ऐसा डीएनए जो अफ्रीका में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिया में डेवलप। आज से 50,000 साल पहले ये डीएनए इंडिया में इवॉल्व हुआ और पूरी दुनिया में फैला। ये जो लास्ट स्टेटमेंट आपने बोल दी ना, यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। सर अगर मैं आपको अभी एक चीज बताऊं जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, यू आस्क मी फॉर प्रूफ, आई कैन गिव यू प्रूफ। दोस्तों आपने निएंडरथल्स और होमो सेपियंस की कहानी पहले सुनी होगी, पर इस एपिसोड में हम उससे एक स्टेप और आगे गए हैं। उससे लाखों साल पहले कहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उस समय दुनिया का मैप कैसा दिखता था और उसमें इंडिया कहाँ था। मेरे को ये पता था कि अर्लीस्ट प्लास्टिक सर्जरी जो है वो 600 BC में इंडिया में हुई थी, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा पहले 9000 साल पहले डेंटल सर्जरी का प्रूफ है। इट इज माइंड बॉगलिंग एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट। इस सफर में आप लोग मेरे साथ चलोगे। आपको हम इस सीरीज में हर एक एविडेंस स्क्रीन पर लाइव दिखाएंगे। दिस इज द ओनली प्लेस इन एंटायर ताज टेम्पलर दैट हैज फेस एंड व्हाट एल्स, 10 शिवलिंग खड़े हुए। ये स्नेक हेड है, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है? आप हमारे गेस्ट के इंटरप्रिटेशन से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये कमेंट्स में जरूर बताना। गोबेकली तेपे की इसकी डेटिंग ने सबको हैरान करके रख दिया। दिस पिलर हैज ट्रिगर्ड ऑल काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आर्कियोलॉजी सीरीज एपिसोड 1। एक और बहुत ज़रूरी बात, आप में से 85% लोग चैनल को तो लगातार रेगुलरली देखते हो और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाते हो। अगर वो दबा दोगे तो अगला एपिसोड कब आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा और हमारा भी हौसला बना रहेगा। हरी थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए यार। एंड आई थिंक जब मैंने आपका कंटेंट देखा था तो द लेवल ऑफ रिसर्च दैट यू डू, द काइंड ऑफ हिस्टोरियन दैट यू आर, एंड आर्कियोलॉजी का जो आपका मिक्स है, ये बहुत यूनिक मिक्स है। एंड आई वॉज वॉन्टिंग टू डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो एंड आई जस्ट fell in love with the content, and that is where I had written to you. So thank you for coming on the podcast. एब्सोल्युटली तरुण, आपने काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए मेरे लिए। आई एम अ रिसर्चर, तो मैं अपना कंटेंट बस रिसर्च करके बनाता हूँ। वेर एवर द फ्लो टेक्स मी, वहाँ पे हम फिर वीडियो डिसाइड कर लेते हैं। बट आई एम ग्लैड दैट यू लाइक माई कंटेंट, और शायद हर किसी को ये पॉडकास्ट भी पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। 14.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना है, ऐसे हम बात करते हैं। 4.3 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एज बताई जाती है। 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा बोला जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिक लाइफ स्टार्टेड फ्लरिशिंग। 250 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स एग्जिस्टेंस में आए थे। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। सिर्फ 80,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस को जिस तरह से हम जानते हैं उनकी एग्जिस्टेंस बताई जाती है, और उसके बीच के पीरियड में यह बताया जाता है कि 8 लाख साल पहले फायर एग्जिस्टेंस में आया था, और 11,000 साल, मतलब 13,000 साल पहले 11,700 BC के आसपास ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस तरह से हम देखते हैं ये एग्जिस्टेंस में आया था। 4.8 बिलियन ईयर्स और ये लास्ट के 11,000 साल। तो ये थोड़ा सा डाइकोटमी लगता है जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा लास्ट 2-3 हज़ार साल में इतना कुछ हो गया, और उससे पहले यूनिवर्स वाज सो साइलेंट, अर्थ वाज सो साइलेंट। ये शायद आज अगर कोई दूर से बैठकर अर्थ को देख रहा होगा तो वो अचानक से देख रहा होगा, अरे चारों तरफ सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स जा रहे हैं इधर उधर,
देयर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी, रेडियो वेव्स इतने सारे ट्रैवल हो रहे हैं, लेकिन इट वाज जस्ट सच अ साइलेंट प्लेस सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. द सोलर सिस्टम वाज सो साइलेंट. तो ये आपको लगता है कि ये टाइमलाइन सही है जो हमें मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं? मैं मॉडर्न वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोलना शायद सही रहेगा. एब्सोल्युटली. और देखो, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं हमारी हिस्ट्री में, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते थे कि सिविलाइजेशन सुमेर के साथ में स्टार्ट हुई है. हमारे पास में एविडेंस है सुमेर से पुरानी सेटलमेंट्स के. द तास टेपलर, जो गोबेकली तेपे, काराहान तेपे और वो जो पूरा पॉट बेली हिल है, उसको हम एक एनॉमली मानते हैं. अगर हम अर्थ के स्केल पे इस टाइम को देखें, कंपेयर 11,000 ईयर्स टू 4.6 बिलियन ईयर्स, इट लुक्स लाइक फ्यू आवर्स, कि कुछ ही घंटे पहले ही तो यहाँ पे जिंदगी आई थी, या फिर यहाँ हम एडवांस हुए हैं कुछ ही घंटे पहले. और सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि हमारी लीनियर डेवलपमेंट हुई है या नहीं. और लीनियर डेवलपमेंट से मेरा मतलब यह है कि क्या अफ्रीका के अंदर ही हम बने हैं, या हो सकता है हम भारत के अंदर भी बने हो, साउथ अमेरिका के अंदर भी बने हो सकते हैं. अब हम इतने बायस के साथ में और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अफ्रीका को क्यों मानते हैं एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन? अब यहाँ पे मैंने जो बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए कि भाई प्रूफ है. एग्जैक्टली प्रूफ है. तो वेस्टर्न आर्कियोलॉजी और वेस्टर्न हिस्ट्री वो प्रोपेगेंडा पे चलती थी, अब वो चलती है एविडेंस के ऊपर. इसीलिए प्रॉब्लम कब आती है, जब हम अपनी थियरीज लाते हैं, बहुत ही छोटा तबका होता है पूरी हिस्टोरियंस का जो हमें कंसिडर भी करता है, और जब कंसिडर करता है तब रेवोल्यूशन होती है. ये हमारा गोबेकली तेपे के साथ हुआ, ये हमारा काराहान तेपे के साथ में हुआ. यंगर ड्राइस इवेंट कब से ग्राम हैनकॉक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हुआ था, अब हमें क्रेटर्स और एविडेंस मिलने स्टार्ट हो गए नॉर्थ अमेरिका में. तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें हिस्ट्री को इंस्टेड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रेशन, अ वेब ऑफ प्रोग्रेशन से देखना चाहिए. अब आपने जैसे बोला कि अर्थ वाज साइलेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अदरवाइज अर्थ वाज अ हॉस्टाइल प्लेस फॉर अस. और जिसको हम होलोसीन पीरियड बोलते हैं, जिस टाइमलाइन में अभी हम रह रहे हैं, जो आज से वही जो 13,000 साल पहले हुई थी, उसके बाद में हमें लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटी बहुत हुई. उससे पहले अर्थ एक्टिविटी बहुत हुई. फॉर एग्जाम्पल 5.5 करोड़ साल पहले के आसपास गोंडवाना लैंड टूटा, इंडिया आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होके दूसरी साइड गया, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मेशन हुई. अर्थ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, और आज भी ये स्लोली मूव कर रही हैं. ये इसको थोड़ा सा स्लो कर दूं मैं ऑडियंस के लिए कि अफ्रीका के ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट का जो लैंड था वो आकर के, ऐसा माना जाता है हाँ जी, कि वो आकर के जब इधर एशियन पार्ट में प्लेट्स से टकराया, वहाँ पर हिमालय का ओरिजिन हुआ, क्योंकि दोनों तरफ की लैंड जो है वो आपस में टकराई, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हिमालयंस राइज हुए, और वहाँ से इंडिया आकर जुड़ा है. So, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये ओरिजिनली 5.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का पार्ट था. राइट. तो ऐसे ही अब 4 या 5 पार्ट टूट के निकले. अफ्रीका से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इंडिया इज द ओनली प्लेस विच इज सब कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया निकल के आया, एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुआ. ये 3 निकले, और नीचे एंटार्क्टिका. हाँ, और इससे पहले ऐसा माना जाता है कि एक यूनिफाइड लैंड मास था ये पूरा. यस. अब उसके बाद में पहले हमें लगता था कि इंडिया में कोई डायनासोर्स नहीं थे, बट रिसेंटली एक्सकवेशंस हो रही हैं जिसमें डायनासोर्स निकल के आ रहे हैं. सो दिस इज द पीरियड व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 5.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्थ ड्रिफ्ट अवे हो रही थी, इवन बिफोर इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब वो ड्रिफ्टिंग चल ही रही थी, उसी पीरियड में जो 250 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, और 65 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटेंड करे, उस समय अर्थ का फॉर्मेशन चल रहा था. राइट. एंड एशिया वाज नॉट कनेक्टेड टू इंडिया. एशिया वाज नॉट कनेक्टेड टू इंडिया. इंडिया एशिया की तरफ मूव कर रहा था. हाँ. सो ये जब सारी एक्टिविटीज हुई, उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आई.
सो बेसिकली हम 250 मिलियन से 10,000 साल तक के पीरियड को हमने एक टर्म दिया हुआ है एंड वी कॉल इट द प्लाइटोसीन पीरियड. सो प्लाइटोसीन पीरियड किस चीज को कहते हैं जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की मल्टीपल साइकिल्स रिपीट हो रही हैं. फ्रीजिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग. हर 1 लाख साल बाद ग्लेशियर्स राइज करते हैं, उसके बाद में 1 साल तक मेल्ट होते हैं. सो ये अर्थ की साइकिल है. अब ये जो साइकिल चल रही थी इसमें सबसे ज्यादा हॉस्टाइल एरियाज रहे हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स, विच इज नॉर्दर्न यूरोप एंड इट ऑल्सो इज एनीथिंग अबव चाइना, मंगोलिया. ये जो सारे हैं ये इंस्टेंट फ्रीजिंग और इंस्टेंट मेल्ट पल्सेस बहुत आए यहाँ पे. सो अगर देखा जाए जहाँ पे एकदम से मतलब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, इतनी सर्दी बढ़ रही है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर ठंड पड़ रही है, फिर गर्मी हो रही है, तो वो किसी भी स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस दे अडेप्ट टू इट. अब जो ह्यूमंस की डेवलपमेंट है वो सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट पे अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें, एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, वो पॉसिबल थी. जो आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में. वो जो लैटिट्यूड अगर देखें, लैटिट्यूड्स इक्वेटर के आसपास का जो एरिया हो गया, यस, वो सबसे कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पे कभी बहुत ज्यादा बर्फ भी नहीं जम रही है, वहां पे इंस्टेंट फ्लडिंग भी नहीं हो रही है. तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं. प्लांटेशन इज नॉट डाइंग. बेसिक हमें सरवाइव करने के लिए प्लांट्स चाहिए हैं. अगर आज हम किसी भी सिटी से सारे प्लांट्स हटा दें, ह्यूमंस वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे. आई थिंक प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए फ्लोइंग वाटर, यस, इन लिक्विड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर विच इज ड्रिंकेबल. ओशंस आर नॉट ड्रिंकेबल. आज हम कर पा रहे हैं, उस टाइम पे हम ओशन से पानी नहीं पी सकते थे. इसीलिए ये 3 रीजन्स आती हैं हमारे पास में, जो एक बड़ा बड़ा पैच है. कोई छोटा मोटा पैच भी नहीं है ये. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच. तो इन तीनों के ऊपर ऐसे एनवायरनमेंट है जहां पे अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो सकती हैं. उनके पास में कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड और उनको सर्वाइवल के लिए कम स्ट्रगल करना पड़ेगा. अब अफ्रीका यूनिक क्यों होता है हमारे लिए? अफ्रीका में थे एप्स, इंडिया में थे एप्स, साउथ अमेरिका में नहीं थे एप्स. अब हमारे एंसेस्टर्स, हम एप्स को मानते हैं. बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं एप्स मतलब बंदर. नहीं, इट इज अ सब ग्रुप लाइक कैट फैमिली, लाइक डॉग फैमिली. दैट्स हाउ एप फैमिली. अब इन दोनों जगहों के पास में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एप्स है. सबसे पहले जो हमें ट्रांजिशन मिलती है 4 लेग्ड टू 2 लेग्ड, इनको बोलते हैं बाइपीड्स. बाइपीड्स क्या है? जिन्होंने जो खड़े हुए सबसे पहले. उसका हमारे पास में प्रूफ आता है अफ्रीका में सबसे पहले, कि हमने उठ के पत्थरों से काम करना स्टार्ट किया. उनको हम बोल सकते हैं अर्ली होमिनिन्स, बेसिकली बाइपीड्स. वहां से प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ. तो अब जब हम किसी भी कंट्री, किसी भी फील्ड में कुछ रिसर्च करते हैं, हमें मल्टीपल एंकर्स चाहिए होते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने 3 एंकर्स लिए हैं. फर्स्ट इज फॉसिल्स, जो अवशेष हमें मिट्टी से मिल रहे हैं, बट फॉसिल्स आर लिविंग बींग्स. सेकेंड इज आर्कियोलॉजी, नॉन लिविंग आइटम्स जो हमें जमीन से मिल रहे हैं. थर्ड इज आर डीएनए डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पे ये तीनों एलिमेंट्स कोइंसाइड करके एक कहानी बताते हैं हमारे एवोल्यूशन. साउथ अमेरिका में फॉसिल्स और आर्कियोलॉजी बहुत लेट डेवलप हुई है. इट वॉज नॉट डेवलपिंग वाइल ह्यूमंस वर डेवलपिंग. 26 लाख साल पहले जो अफ्रीका में हो रहा था वो बंदरों से हो रहा था. 26 लाख साल पहले जो साउथ अमेरिका है वो अभी नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा ही रहा था और उनके पास बंदर नहीं थे. तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, समथिंग लाइक ह्यूमन, होमिनिन्स आ गए हैं. साउथ अमेरिका के पास में डीएनए नहीं है क्योंकि वहां पे वानर नहीं है, वहां पे एप्स नहीं है, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. जो हमारा साउथ एशिया, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं और नीचे का रीजन बोलते हैं, क्या हमारे पास में एप्स थे? यस. तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है? यस. एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा स्लो करके थोड़ा प्रूफ देखते हैं. यस. अफ्रीका के अंदर जब आपने कहा कि बाइपेड्स का हमें प्रूफ मिलता है, तो सबसे Yes. पुराना प्रूफ लूसी फर्स्ट हमें 2 फुटेड फॉसिल मिला है, एग्जैक्टली मिलता है. और फॉसिल क्या है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. शायद फोटो देख के हमारे लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि फॉसिल्स क्या होते हैं और ह्यूमंस क्या होते हैं. दिस इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लूसी. दिस इज नॉट हाउ लूसी वाज फाउंड. दिस इज हाउ लूसी वाज फाउंड.
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये हड्डियां नहीं हैं, ये फॉसिलाइज्ड बोन्स हैं। और थोड़ा सा सबको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि फॉसिल क्या होता है। जब हड्डी जिसको किसी एंटी माइक्रोबियल या फिर जो डिग्रेड नहीं हुई है, जो डीकंपोज नहीं हुई है, वो टाइम टू टाइम उसके ऊपर जब बाकी अपने मिनरल्स एस्टैब्लिश होते रहते हैं, वो पत्थर बन जाती है। दैट इज फॉसिल, एक लिविंग बीइंग जो पत्थर बन गई है। एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट। ईदर इट वाज बैरिड बीनीथ आइस और इट वाज इन सच अ प्लेस जहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो फॉसिल्स इज बेसिकली किसी लिविंग बीइंग का पत्थर बन जाना। तो हमें लूसी का फॉसिल मिला है। फॉसिल पत्थर है, पत्थर के अंदर डीएनए नहीं होता। तो जो हमें लूसी मिली, इसकी भी डेटिंग कैसे की? अब ये भी तो क्वेश्चन है कि कैसे हमने बोल दिया कि ये 26 लाख या 32 लाख साल पुरानी है, क्योंकि हमें तो कुछ मिला नहीं। यहां पे आते हैं बहुत सारे डेटिंग टेक्निक्स, और उन डेटिंग टेक्निक्स के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड। पहली डेटिंग होती है जो होती है अपनी धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स की शिफ्टिंग की वजह से। एग्जाम्पल देता हूं इसका। आज ये फोन जो है यहां पे पड़ा हुआ है और हम इसको छोड़ देते हैं, ये धीरे धीरे टेबल भी कोलैप्स होगा, ये चेयर भी कोलैप्स होगी, फोन भी कोलैप्स होगा। इसके आसपास की जो मिट्टी है या फिर जो आयरन ओर है, उसकी मूवमेंट ऐसे होगी जैसे धरती के कोर की मूवमेंट होती है, जैसे कंपास बिहेव करती है। दैट इज द फर्स्ट वे टू स्टडी विच इज नोन एज रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो दिस इज नोन एज पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म में हम अर्थ के नॉर्थ टू साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के शिफ्ट को, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइमलाइन है, उस पर स्टडी करते हैं। हाउ डज इट हेल्प? ये फोन यहां पे रखा हुआ है, यहां पे जो डस्ट या आयरन पार्टिकल्स हैं वो मूव होके अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्रीज तक हो गए, बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड। वो पार्टिकल्स मूव हुए हैं, तो वो कितना ड्रिफ्ट हुए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कब इस एंगल पे थी, पहली डेटिंग आती है वहां। लेकिन अगर कोई आयरन ओर प्रेजेंट ही नहीं है, अगर कोई मैग्नेटिक ओर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम दूसरी चीज को देखते हैं, विच इज सेटलमेंट ऑफ वॉल्केनिक ऐश। उसके अंदर पोटेशियम आर्गन और आर्गन आर्गन डेटिंग होती है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो ये देखते हैं कि जब यहां पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो जो डस्ट है उसके मिनरल्स कितने ज्यादा सेटल हुए हैं। तीसरी रेटिंग जो हम करते हैं वो करते हैं हम ल्यूमिनेसेंस। जो अगर क्वार्ट्स प्रेजेंट है, क्वार्ट्स हमारे ऑलमोस्ट हर चीज में, जैसे कार्बन ऑलमोस्ट हर चीज में, वैसे क्वार्ट्स भी हमारे हर मटेरियल में मिलते हैं। क्वार्ट्स ने लास्ट टाइम सनलाइट कब देखी थी, ये डेट हो जाता है, ये डेट हो जाता है। दैट इज नोन एज ल्यूमिनेसेंस। तो ऐसे ही हमारे पास ESRB और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दैट्स हाउ वी डिटरमिन द डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, या फिर किसी भी चीज की डेटिंग को, जब हम मिलियन ईयर्स में जा रहे हैं, जहां पे हम DNA या जेनेटिक्स रिट्रीव नहीं कर पाते। तो यानी ये 32 लाख साल की जो टाइमलाइन है, ये बहुत ज्यादा ऑफ नहीं होगी, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड डेटिंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने पूरी इसको रेंज दी हुई है, 32 लाख से 26 साल, 26 लाख। तो 6 लाख का हम अप एंड डाउन लेके चल रहे हैं, मार्जिन लेकर चल रहे हैं। यस। लेकिन क्या ये हमारे लिए इतना बड़ा इंपैक्ट करती है कि 6 लाख का मार्जिन क्या बड़ा है? हमारी एज के लिए बड़ा है, लेकिन अर्थ की एज के लिए बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है। तो इसीलिए एवोल्यूशन के लिए भी ये बड़ा नहीं है। तो जब ये आई, इसके बाद में हमें इतने टूल्स नहीं मिलते हैं। तो यानी ऑडियंस के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 26 लाख से 32 लाख साल के पहले के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, वो 4 लेगेड क्रीचर्स के हैं, यानी Yes. कि एप्स के हैं। पहली बार जब अपराइट 2 लेगेड क्रीचर का जो पहला एविडेंस मिलता है हमें, वो लूसी का मिलता है, जो कि Yes. 26 लाख से 32 लाख साल पहले की बात है। एग्जैक्टली, जिसमें ब्रेन साइज जो है वो इंक्रीज पाया गया था एज कम्पेयर टू उससे पहले। हालांकि आज के ब्रेन साइज के हिसाब से छोटा था, लेकिन उससे पहले के जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे बड़ा था ब्रेन साइज। एब्सोल्युटली। जब हम कहते हैं कि 65 लाख साल पहले डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। हाँ जी। जस्ट मैं टाइमलाइन कंप्लीट करने के लिए कि हम 32 लाख तक कहाँ, 65 लाख साल पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि कोई कॉमेट की वजह से या मीटियोर की वजह से स्ट्राइक हुआ था, विच लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग ऑन अर्थ। यस।
उसके बाद ये जो 30 लाख साल हैं, 65 लाख साल से लेकर के 32 लाख साल तक का जो टाइम फ्रेम है, करीब 33 लाख साल का, इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था? इसमें सबसे पहले तो इम्पैक्ट के बाद में जब एस्टेरॉयड कोलिजन हुआ, अभी मानते हैं कि एस्टेरॉयड कोलिजन हुआ, उसके कुछ प्रूफ्स भी मिल गए हैं, मेक्सिको के आसपास है आई गेस क्रेटर जहां पे हुआ था कोलिजन। धरती ढक गई चादर में, स्मोक एंड ऐश। तो एक डार्क फेज ऑफ अर्थ आया जब सिर्फ वही क्रीचर सरवाइव कर पाए, क्योंकि अभी माइक्रोबियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ अभी भी थी। अब वो समुद्र के अंदर थी, वो सरवाइव कर पाए। जो उस टाइम पे जानवर होंगे, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव क्योंकि उनको बेसिक सनलाइट नहीं मिल रही थी। हमारे लिए भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी सी अ डीप bottleneck of amphibians, yes, and bottleneck of mammal-like creatures. But the creatures who survive, that's what we think right now. Cockroach हो गए, reptiles हो गए, जो अंडरग्राउंड रह सकते थे वो सर्वाइव करके, जो धरती के ऊपर रहते वो सर्वाइव नहीं कर पाए। दिस इज ऑल्सो अ रीसेट ऑफ अ साइकिल। उसके बाद में दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब वो चादर हटने लगी, जो एम्फीबियंस पानी के अंदर थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगे, फिर एवोल्यूशन स्टार्टेड अगेन। अभी आप ये देखो कि हम 32 लाख साल से आज तक एक बाइपीड से हम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बन गए हैं। सेम पीरियड था डायनासोर के कोलैप्स से लूसी तक का, तो उसमें दोबारा लाइफ फ्लरिश होनी स्टार्ट हुई। सो वो एक एंकर है कि मैमल्स की डेवलपमेंट, हमारे बर्ड्स की डेवलपमेंट, ये सब इसी टाइम पीरियड में हो रही थी जब फाइनली हमने बोला कि अब हाथ खड़े कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक आने में 2 पैर पे जो है मैमल्स आ गए। यस। और ब्रेन साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। राइट। विच इज जिसका हमारे पास प्रूफ है लूसी, जो बहुत अच्छे से डेटेड है। राइट। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम अफ्रीका में ही हैं। और अभी भी शायद हमें अफ्रीका में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका की कहानी इतनी सुंदर है। लिटरली जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट उसको देखता है और फिर उसके बाद में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि अफ्रीका ही क्यों, वो इतनी इजीली सिंप्लीफाई हो जाती है कि आपके अंदर डाउट नहीं रहता। एंड समटाइम्स सम थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू, और ये अब अफ्रीका के साथ में भी। लेकिन मैं इसके सपोर्ट में भी कुछ थ्योरीज और फैक्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ रखता रहूँगा। जैसा आपने कहा कि अफ्रीका जो है वो इट वाज इन अ वे, अगर हम कोई भी लैंडमार्क देखते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग विद लाइफ होता है। राइट। टिपिकली क्योंकि उधर जो है सुनामी का असर नहीं आता है, उधर जो है बहुत सारी जो अर्थ के ऊपर कलामिटीज आती हैं, वो सेंट्रल पार्ट जो है वो थोड़ा सा वेल डिफेंडेड होता है बाय द लैंड मास। अफ्रीका, जब ये कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए थे, उस समय अफ्रीका कहीं ना कहीं बीच में, वो सेंट्रल अफ्रीका का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा सेंट्रल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्टिनेंट, यस, ऑफ पैंजिया, यू कैन से, पैंजिया होता था। इस वजह से उसी के आसपास हमें ज़्यादातर कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंसेस मिलती है। आई वुड नॉट रियली से कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज जो एक रीसेट आया था 65 लाख साल पहले, उस टाइम पे अफ्रीका जो है वो आइसोलेट हो चुका था, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी जब ये इम्पैक्ट। तो जो दिस इज करेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ जीन्स इन ऑल द स्पीशीज, माइक्रोबियल टू मल्टीसेलुलर। Yes, this theory might hold some evidence, but जब हम humans की बात करते हैं तब अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सब कॉन्टिनेंट तीनों ही उस चीज में लाया करते हैं, क्योंकि तीनों सेपरेट हो चुके हैं और तीनों के सेंट्रल लैंड के आसपास ही कहानियां शुरू होती हैं सारी, इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। 24 लाख साल पहले होमो हेबिलिस, यस, हैंडीमैन की भी कहानी आती है, पहले वो सुन लेते हैं। सो जो हैंडीमैन है, अब हमारे हाथ आ गए। हैंडीमैन का सिंपल सा मतलब है कि अब हम हाथ में चीजें उठा सकते हैं। वी कैन पिक थिंग्स एंड वी कैन यूज थिंग्स। यानी कि लूसी तक ये एविडेंस हमें मिलता है कि हम 2 पैर पे खड़े हो गए थे। हैंडीमैन ये पहला वो प्रूफ है जहां पर हमें पता चलता है कि हम हैंड्स यूज कर रहे थे, अपने मोटर स्किल्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। हैंड्स के अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें हमारा पैर और हाथ कनेक्टेड नहीं है एक साथ।
मतलब बेसिकली पहले हमारे दोनों चीजों का काम होता था चलना, हम थोड़ा बहुत ही अपना हाथ यूज करते थे। तो 18 लाख से 24 लाख साल के बीच में हमें प्रूफ मिलता है हैंडीमैन या होमो हेबिलिस का, हाँ जी। जो कि पहली बार हैंड्स यूज करते हैं। इससे कैसे हैरी इस पिक्चर को देख करके कैसे पता चलता है कि डेवलपमेंट कहाँ पहुंचा है? सो सिर्फ इस पिक्चर को देख के हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी इज जो राउंडनेस और शेप आगे स्कल की आ रही है, ये स्कल जहां पे ब्रेन प्रोटेक्टेड है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। इसकी आई थिंक इसकी वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हमारी लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो बड़ा ब्रेन, पहले ये एक रूल हम फॉलो करते हैं जो बहुत बाद में जाके ब्रेक होता है निएंडरथल्स के लिए, जितना बड़ा दिमाग उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिविटी एंड एवोल्यूशन। तो इस कल में अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। जो हमने फॉसिल्स की बात की, ये जो आपको काली काली परत दिख रही है, ये पेंट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये है पत्थर। फॉसिलाइजेशन ऑफ बोन, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल जहां पे जो प्रॉपर फॉसिल बना है वो काले रंग का है, बाकी भी बोन पत्थर है, लेकिन वो हड्डी भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी पत्थर है, बट ये है प्रॉपर स्टोन जो हमें डायनासोर्स की हड्डियों में मिलते हैं। इसी टाइप में पत्थर के अंदर जमी हुई हड्डियां मिलती हैं। दिस इज अ फॉसिल। तो हैंडीमैन ने सबसे पहले हाथ को यूज करना स्टार्ट किया। हमें कैसे पता? वही जो मैंने पहले बताया कि हम बहुत सारे डेटिंग मेथड्स यूज करते हैं। हमें सबसे पहले मिलती है कुल्हाड़ी, विच इज एक्स। और एक्स का मिलना इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि हमने दो नेचुरली फॉर्म्ड चीजों को कंबाइन करके एक टूल बनाया। कुल्हाड़ी बनती है पत्थर को चिप ऑफ करके। एक बड़ा पत्थर होता है जिसको हम चिप ऑफ करते हैं और उसके बाद में लकड़ी के ऊपर बांधते हैं। ये सबसे पहली बार किसी भी लिविंग बीइंग ने एक टूल बनाया अपने लिए। तो और ये एक्स आप कह रहे हो कि होमो हेबिलिस या हैंडीमैन जो था उस समय हमें एक्स का फॉसिल मिला है। यस। होमो हेबिलिस आ जाते हैं हमारे 24 लाख से 18 लाख साल के बीच में। यस। जहां हमें हैंड या मोटर हमारा मैकेनिक्स जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखता है विद एन इंक्रीज ब्रेन साइज। यस, विद एन इंक्रीज ब्रेन साइज। और हमारा जो हाथ है अब वो हमारे वॉकिंग के लिए या फिर पैरों के साथ में कनेक्टेड नहीं है। हाथ इंडिपेंडेंटली अपने अलग एक मोटर डेवलपमेंट के साथ में ये यूज कर सकता है। और इस समय हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं जिसको ओल्डोवन इंडस्ट्री, यस, ओल्डोवन इंडस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट्स अराउंड 1.7 मिलियन, जो ओल्डोवन इंडस्ट्री है जहां पे हैंड एक्स आते हैं। यहां पे हम सिर्फ पत्थरों को यूज कर रहे हैं, चाहे हंट करने के लिए, चाहे चीजों को तोड़ने के लिए, लेकिन हम हाथ से चीजें उठा के उसका इंडिपेंडेंट यूज हमने इन्वेंट कर दिया है। हाँ। अब बस ये एक्शन जो है खाने का, हम इससे ऊपर जा चुके हैं। हम ये तोड़ने का एक्शन, हम ये फेंकने का एक्शन, अब इंडिविजुअल मोटर स्किल्स डेवलप हो गए हैं। और अभी हम पत्थरों को यूज कर रहे हैं। स्टोनेज नहीं, स्टोनेज सॉरी गलत हो गया, पर हम पत्थरों को यूज कर पा रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम। अर्ली पैलियोलिथिक एज बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद 17-18 लाख साल पहले जो है हमें पहला प्रूफ मिलता है होमो इरेक्टस का। यस, और यहां पे कहानी बदलती है क्योंकि हैंडीमैन अपने स्टोन टूल्स, जो मतलब पत्थर मिले हैं, उन्हीं को लेकर यूज करता था। तो बेसिकली हैंडीमैन का सिंपल सा मतलब हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि अब उठा के खाने की जगह पे बाकी फंक्शंस हाथ के आ गए हैं। फेंकना, पत्थर को उठाना, पत्थर को मारना, या फिर पत्थर को मार के तोड़ना, शार्प करना ही एवोल्यूशन है। उस पे हम अभी आगे अगर बढ़े कि जब हैंडीमैन ने पत्थर को शार्प कर लिया, वो डेवलपमेंट होते होते ब्रेन साइज और इंक्रीज हो गया। होमो इरेक्टस। यस, यहां पे 18 लाख साल से 17 लाख साल के बीच में होमो इरेक्टस की डेवलपमेंट हो चुकी है। और होमो इरेक्टस को हम अपना सेकंड इमीडिएट एंसेस्टर बोलते हैं। होमो इरेक्टस का पहला प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? होमो इरेक्टस का पहला प्रूफ हमें अफ्रीका में और इंडिया में मिलता है। और इंडिया में मिलता है। यस, लेकिन यहां पे बहुत क्लियर है, होमो इरेक्टस का फॉसिल हमें अफ्रीका में मिलता है, होमो इरेक्टस के टूल हमें इंडिया में मिलते हैं। एक बार ये फॉसिल्स देखते हैं। होमो इरेक्टस आपने कहा कि वो फॉसिल हमें अफ्रीका में मिलता है। यस।
इंडिया में फॉसिल नहीं मिलता है होमो इरेक्टस और इंडिया में फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते हैं ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि इंडिया में सिर्फ एक ही फॉसिल क्यों मिला है और बाकी आज तक कोई फॉसिल क्यों नहीं मिले। वो है इंडिया की स्पेशलिटी और मैं बोलूंगा सबसे बड़ी कमजोरी, जहां पे हमें फाइट करना पड़ता है इंडिया की एवोल्यूशन के बारे में। और वो है कि इंडिया में फॉसिल क्यों नहीं मिलते। वी विल कम बैक टू इट, लेकिन अभी हम पहले देखते हैं जो पहला होमो इरेक्टस मिला है। ये ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम वाला, दिस इज द वेरी पॉपुलर फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस। यहां पे क्योंकि हमें पूरा ब्रेन साइज दिख रहा है, हमसे छोटा है अभी भी, ये देखने में तो बड़ा लग रहा है यार। और यहां पे भी आप देखो फॉसिलाइजेशन हो रही है व्हाइट स्टोन में। उसमें हमने पहले देखा था ब्लैक स्टोन में। तो इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट कलर कैन बी डिफरेंट। सो ये होमो इरेक्टस का हमें फर्स्ट फॉसिल जो ये दिखता है, यस, ये मिलता है हमें अफ्रीका में। यस, अफ्रीका में। और इंडिया में आप कह रहे हो कि सिर्फ उसका टूल मिलता है। यस, एंड वील कम बैक टू इट। हाँ, ये जो फॉसिल है 17 लाख साल पुराना है, 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और इसको हम जावा मैन बोलते हैं। वाओ, ओके। कीनिया एंड जॉर्जिया में मिला था, अफ्रीका में। सो होमो इरेक्टस जो 17 लाख साल पहले आए थे, जाके उन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीखा 8 लाख साल पहले, ह्यूमन डेवलपमेंट से 5 लाख साल पहले। यानी होमो सेपियंस जो 3 लाख साल पहले आए थे, उससे भी 5 लाख साल पहले हमने फायर कंट्रोल करना, मतलब आग जलाना और एक्सटिंग्विश करना, ये दोनों काम सीख लिए थे। यानी कि क्या हम उस समय कुकिंग, जो हम जिस तरह से देखते हैं, उसके लिए आग को यूज कर रहे थे, प्रोटेक्शन के लिए यूज करना समझ गए थे हम आग को? फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन। कुकिंग के एविडेंस नहीं है, कुकिंग के एविडेंस बहुत लेट मिलते हैं हमें। और सबसे पहला कुकिंग का एविडेंस हमें इंडिया में मिलता है। द फर्स्ट कुकिंग एविडेंस इज फाउंड इन इंडिया, नॉट इन अफ्रीका, नॉट इन साउथ अमेरिका, नॉट इन यूरोप। और कहां मिलता है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश, भीमबेटका केव्स के अंदर। उससे पहले हमें कुकिंग के एविडेंस नहीं मिले हैं। और हमारी किस्मत है कि हमें कुकिंग एविडेंस इसलिए मिले हैं क्योंकि कोई बंदा कुक करने जा रहा था और वो वेसल वैसी की वैसी रखी रहेगी। सो 17 से 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का हमें एविडेंस मिल जाता है। और इसी होमो इरेक्टस, जिसमें लार्जर ब्रेन साइज है, थोड़े हमारे टूल्स बेटर होते दिखाई देते हैं उस समय। उस समय फायर का भी पहला एविडेंस हमें मिलता है। यस। कहाँ पर फायर, और फायर के बाद कुकिंग तक कहाँ पर पहुंचते हैं हम? सो जो हमें सबसे पहला फायर का एविडेंस मिला है, इट इज ऑल्सो इन अफ्रीका, और ये है एक केव में जो साउथ अफ्रीका में था। सो अब इसकी डेट्स और इसका स्प्रेड वेरी करता है। अब 10 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका, उसके बाद में कीनिया में आते हैं तो हमें 9 लाख साल भी आ जाता है, उसके बाद में 8 लाख साल, 7 लाख साल, पूरा अफ्रीका में स्प्रेड हो रहा है। तो यानी 7 लाख से 10 लाख साल पहले अफ्रीका में फायर यूज हो रही थी, और अकेली अफ्रीका में फायर यूज नहीं हो रही थी। अब जैसे मैंने पहले बोला कि जो सबसे पहली माइग्रेशन है होमो इरेक्टस की, वो 17 लाख साल पहले हुई थी, जिसमें कि वो अरेबिया भी गए, एशिया भी आए, साउथ एशिया भी आए, इंडोनेशिया भी आए। तो वो सबसे पहली माइग्रेशन है जहां पे वो ईस्ट वर्ड माइग्रेशन कर रहे हैं। अभी होमो सेपियंस बने नहीं है, होमो इरेक्टस कर रहे हैं। यहां पे हमें फर्स्ट कुकिंग एविडेंस मिलता है इजराइल में, जो है एक मछली के दांत का एविडेंस। और जब इन्होंने चेक किया, अगेन यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स, मछली का जो दांत था उसको 500 सेल्सियस तक कुक किया गया था। तो इसीलिए अब हम 100% श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि 8 लाख साल तक हमें फायर को कंट्रोल करना आ गया था। और इसका एविडेंस सिर्फ अफ्रीका में नहीं मिलता, बाकी जगहों पे भी मिलता है। तो फायर अब हो चुकी है डेवलप, लेकिन होमो सेपियंस डेवलप नहीं हुए। होमो सेपियंस की हमें जो डेवलपमेंट मिलती है वो आती है लगभग 3 लाख साल से 4 लाख साल के बीच में। हाँ, उससे पहले 2 और चीजें आती हैं, होमो हीडेलबर्गेसिस, यस, और निएंडरथल्स। अब होमो, इनको हम बोलते हैं आर्क होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनने के बीच में जो एक ट्रांजिशन स्पीशीज है, उसको हम होमो हेगलिबिसिस, आर्क होमो सेपियंस, वो बोलते हैं। यहां पे हमारे पास में एक जगह पे निएंडरथल्स और दूसरी जगह पे डेनिसोवियंस आते हैं। निएंडरथल्स नेवर एंटर्ड अफ्रीका,
वो सिर्फ यूरोप के और थोड़े से ठंडे इलाके में रहते थे। अब यहाँ पे दोबारा इट कम्स बैक टू अफ्रीका, क्योंकि जो 17 लाख साल पहले माइग्रेशन हुई थी उसी में से एक नई स्पीशी डेवलप हो रही है जो है निएंडरथल्स, और उसी में से एक नई स्पीशी डेवलप हो रही है दैट आर डेनिसोवियंस, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी थोड़े बहुत थे। तो ये दो स्पीशीज यहां पे आई, लेकिन ये दोनों स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाई। इसके पीछे भी मल्टीपल थियरीज हैं, वार्मिंग ऑफ द अर्थ, और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, कि जब होमोसेपियंस बाहर निकलने लगे तो निएंडरथल्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। देखने में तो बहुत ही छोटी सी चेन लग रही है, लेकिन ये चेन भी 3 लाख साल के आसपास की है। और आई थिंक हमें जो अर्लीस्ट डेनिसोवियन मिलता है दैट इज अराउंड 65,000 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो यूरोप के अंदर निएंडरथल्स थे और साइबेरिया साइड डेनिसोवियंस थे। डेनिसोवियंस हमें चाइना में भी मिलते हैं और साउथ एशिया में भी हमें थोड़े बहुत मिलते हैं। और साउथ एशिया पूरा ही एक ऐसा रीजन है जहां पे फॉसिल्स और डीएनए सर्वाइव नहीं करता, इसलिए हम फॉसिल्स के बेस पे नहीं बोल सकते कि ये जो होमो इरेक्टस की माइग्रेशन का वेब है कितना ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था। तो नॉर्थ में आगे अपने यूरोप के साइड में निएंडरथल्स lasted for approximately till 40,000 before present. They could not survive. Two analogies behind it. पहली analogy है कि humans वहां गए, निएंडरथल्स और हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम ज्यादा स्ट्रांग थे, हमने निएंडरथल्स को डिफीट कर दिया। द सेकंड थियरी इज कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट गर्म हो रहा था दे कुडंट सर्वाइव। अब यहां पे चैप्टर खत्म होता है हमारे आर्क ह्यूमंस का या फिर आर्क होमोसेपियंस का, और होमोसेपियंस की कहानी शुरू होती है। यानी कि हम करीब करीब 1.5 लाख साल को एग्जिस्ट करे थे निएंडरथल्स के साथ। यस। अब ये कॉन्फ्लिक्ट की कहानी शुरू होती है जहां पे आती है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इज सेड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 70,000 बिफोर प्रेजेंट। 70,000 साल पहले अफ्रीका से हम बाहर आए थे। सबसे पहले हम गए थे अरेबिया। अरेबिया के बाद में ईरान, ईरान के बाद में इंडिया, इंडिया की कोस्ट को फॉलो करते करते साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद में फाइनली ऑस्ट्रेलिया। ये माना जाता है हमारा राउट। अब ये जब सारी डेवलपमेंट हो रही थी, अब अभी हमने सिर्फ 2 ही पिक्चर्स देखी हैं। अफ्रीका में क्या हो रहा था? एक फॉसिल और एक हमने आर्कियोलॉजी। हाँ। अभी तीसरी कड़ी जो बहुत ही न्यू है 1980s के अंदर स्टार्ट हुई, विच इज जेनेटिक्स। और यहां पे एक सबसे बड़ी स्टडी आती है कि जो अफ्रीका के अंदर ह्यूमंस मिलते हैं उनके अंदर जीन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो एक कंसेंसस माना जाता है, जब इंडिया की बात ना हो तब ही, कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना पुराना ओरिजिन। जीन डाइवर्सिटी क्या होता है, थोड़ा समझा दें। जीन डाइवर्सिटी ये कि अब हमने एवोल्यूशन देखी 26 लाख साल से 1 लाख साल पहले तक की, जब हम ह्यूमंस बने। तो जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, डीएनए है, जिसको हम आज के टाइम में बहुत चीज़ों में इंटरप्रेट करते हैं। कोई कहता है कि हमारा ग्रोइंग डेटा है, कोई कहता है हमारा हिस्टोरिकल डेटा है। डीएनए डिसाइड्स कि हम आज क्या बनेंगे, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारी नाक कैसा होगा, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होगी, हम कौन से स्पीशीज होंगे। तो डीएनए के अंदर एक जीन होता है। अब हमारे पास बहुत सारे डीएनए, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में M1, M2, M6, M16 ऐसी वेरिएशंस होती हैं, और टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होती रहती है वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल आर्यन जीन जिसको बोलते हैं R1A हैज बीन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फीचर्स, शार्प फीचर्स, ब्लू आईज, ये सब इससे एसोसिएट किया जाता है। R1A से आया R1A1, R1A1B, R1A1C, R1A1Z, तो ये होते हैं सबसेट। तो जब हम अफ्रीका की बात करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा सबसेट बन चुके हैं हमारे डीएनए के। इसका मतलब है डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि तरह तरह के डीएनए के स्ट्रैंड्स हमें मिलते हैं अफ्रीका के ह्यूमंस के अंदर। बाकी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इतने ज्यादा जीन्स नहीं मिलते एक साथ। अफ्रीका के बारे में सबसे स्पेशल चीज क्या है? इट्स अ प्योर होमोसेपियन डीएनए। बाकी जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसके अंदर 0.1 to 0.2 निएंडरथल या डेनिसोवियन डीएनए भी मिल सकता है। तो बेसिकली साइंस, यानी क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी उस समय में थोड़ी बहुत।
हो सकता है क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है कि बस एक ही फीमेल एंसेस्टर हो जो निएंडरथल हो जिससे बाकी सब निकल के आए, क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अफ्रीकन के अंदर एब्सेंट है। That's why it is said कि Africans were the cradle of civilization. Africa was the cradle of civilization basically. प्योरेस्ट डीएनए होमो सेपियंस का Yes, अफ्रीकन का है। और अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो वो सबसे पुराना है। और ये पॉइंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेरा बहुत पहले डिबेट हुआ था एक फोरम में, जिसमें यही पॉइंट सबसे बड़ा काउंटर बनता है आर्यन इन्वेजन थियरी का। तो यहां पे आपको हिपोक्रेसी देखने मिलती है वेस्टर्न साइंस की, जो उनका नैरेटिव सूट करता है वहां पे डाइवर्सिटी इज इक्वल टू एज आ जाता है, लेकिन जहां पे उनका नैरेटिव सूट नहीं करता वहां पे डाइवर्सिटी इज नॉट इज इक्वल टू एज। तो ये होती है हिपोक्रेसी की लाइव एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और फॉसिल्स, नाउ दे कंप्लीट अ पिक्चर। तो हमारे पास में साइंटिफिक बैकिंग है कि ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया में भी हमारे पास में प्रूफ है, और वो जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी को साथ में लेके चलता है। कैसे? अब इंडिया नरेटिव सुनते हैं हम कि इंडिया, अभी तक हमने जो डिस्कस करा कि अफ्रीका में कैसे एवोल्यूशन हुआ, और ये इतने सालों में करीब करीब 26 लाख साल से लेकर के 1 लाख साल बीसी तक क्या हो रहा था अफ्रीका में, इस पूरे समय में इंडिया में क्या हो रहा था? अब यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज आता है इंडिया में, प्रेजर्वेशन ऑफ डीएनए एंड प्रेजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। पहले फॉसिल्स की जो अभी हमने 3 एंकर देखे, फॉसिल, आर्कियोलॉजी, डीएनए और जेनेटिक्स। फॉसिल इंडिया के लिए क्यों नहीं स्टैंड करता एज अ प्रूफ, वो पहले समझते हैं। हाँ। इंडिया एक एरिड सॉइल, एसिडिक सॉइल, हैवी मॉनसून, हैवी सनशाइन और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे माइक्रोब्स बहुत जल्दी फल फूल सकते हैं। आपको पता है कि जो सबसे पुराना डीएनए हमें ह्यूमंस का मिला है वो अफ्रीका में मिला है, एक केव के अंदर। वो डीएनए है आई थिंक अराउंड 40,000 to 30,000 बिफोर प्रेजेंट। इंडिया के अंदर सबसे पुराना डीएनए कौन सा मिला? राखीगढ़ी, रीसेंट, जो अभी 2600 साल पुराना डीएनए। उससे पहले इंडिया में ह्यूमंस नहीं थे क्या? थे, प्रूफ है हमारे पास में। हमें कैसे पता? यहां पे इंडिया में आर्कियोलॉजी टेक्स द फर्स्ट स्पॉट, जो फॉसिल्स टुक द फर्स्ट स्पॉट इन अफ्रीका। क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी है, सब कॉन्टिनेंट की सॉइल इतनी ज्यादा एसिडिक है कि जो माइक्रोब्स हैं वो आके बोन्स को खा जाते हैं। तो यानी कि फॉसिल सरवाइव नहीं कर पाता है इंडियन सॉइल में। यस, और किस लेवल तक सरवाइव नहीं कर सकता है कि 1000 साल भी सरवाइव नहीं कर पाता। इसीलिए नर्मदा मैन इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है, जिसको हम नर्मदा मैन बोलते थे, अब नर्मदा ह्यूमन बोल दिया है, क्योंकि अब फीमेल हमें पता लग गया वो फीमेल स्कल है। तो वो हमारे लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इट इज द ओनली फॉसिल दैट कंप्लीट्स इंडियाज पिक्चर प्री ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल। क्या टाइम डेटिंग क्या है नर्मदा ह्यूमन की? ये एक ऐसी डेटिंग है कि अब आप भी सोचोगे भाई क्या ही डेटिंग है। 6 लाख साल से 50,000 साल। और इसकी कहानी ये है, इसको हम नर्मदा मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें नदी के अंदर से मिला। अच्छा, तो इस वजह से ये प्रिजर्व हो गया क्योंकि ये नदी के अंदर से मिला। एग्जैक्टली। और वहां पे माइक्रोब्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। एक बार नर्मदा मैन की फोटो निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक फॉसिल है, पत्थर बन चुका है। ये है नर्मदा स्कल, पत्थर है पूरा। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें स्कल मिला। स्कल मिलने से हमारे लिए क्या हुआ, हम इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं कितनी थी। ह्यूमंस की होती है 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे ब्रेन की वॉल्यूम है। अब हमें सिर्फ स्कल का पीस मिला, अब हम इसकी कैपेसिटी देख सकते थे, जो है लगभग 1200 सीसी, जो होमो इरेक्टस से ज्यादा है, हमसे कम है। तो मतलब दिस इज द आर्क होमो सेपियन प्रूफ इन इंडिया। तो यानी कि हमारे जो फॉसिल 3 आपने बकेट्स रखे, फॉसिल, आर्कियोलॉजी और डीएनए। यस। फॉसिल में हमारे पास ये नर्मदा ह्यूमन का एक स्कल हमें मिलता है, yes. जिसकी डेटिंग पे थोड़ा डिबेट है या रेंज काफी बड़ी है। yes. बट ये होमो सेपियन तो नहीं है क्लियरली। 100%। yes. और जैसा आपने कहा कि 40,000 साल पहले बाकी कोई भी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर गई थी, तो मोस्ट लाइकली 40,000 साल से तो पहले का ही है। एग्जैक्टली।
इसलिए अकेडमिकली हम 50,000 बोलते हैं, हाँ क्योंकि 50,000 के बाद में तो ना डेनिसोवियंस थे ना निएंडरथैल्स थे, सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे हैं। हाँ तो इसलिए 6 लाख से 50,000 साल। अब लेकिन 6 लाख की डेटिंग क्यों आई? हमने जैसे बोला कि हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं डेटिंग के लिए। ऑल द मेथड्स फेल व्हेन इट कम्स टू नर्मदा स्कल, क्योंकि वो सारे मेथड्स डेट करते हैं उसके आसपास का एनवायरमेंट। अब ये हमें कहां मिला है? नदी में। आसपास का एनवायरमेंट हम कैसे देखेंगे? हाँ इसके साथ में हमें हाथी के दांत और राइनोसोरस का हॉर्न और कुछ और एनिमल्स के अवशेष साथ में इसके बह रहे थे जो हमें मिले हैं। उन अवशेषों की जो डेटिंग हुई है वो 6 लाख साल हुई है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? एंड पीपल आर लाइक, ऐसे थोड़ी तुम मार दोगे, ये थोड़ी होती है साइंस। हाँ अरे ठीक है, 50,000 साल पहले गायब हुए थे, 50,000 साल की डेटिंग है। हिपोक्रेसी। सो ये 1982 में मिला, जो आज तक इवन ये इसके एक्चुअल फोटोज आ गए। राइट, मतलब वो इतना क्लोज था बैंक के कि एक्सकवेशन में नहीं, हाई टाइड लो टाइड रिवर्स में भी होती है। अगर सबको नहीं पता है तो हाई टाइड लो टाइड रिवर्स में भी होती है, जहां पे लहरें जमीन पे आती हैं और नीचे जाती हैं। इसीलिए इसको नर्मदा मैन बोला गया कि रिवर ने ये फॉसिल आके यहाँ पे छोड़ा, जिस वजह से बचा। और पानी के अंदर चीजें बहुत इजीली फॉसिलाइज हो जाती हैं क्योंकि बैक्टीरिया उसको नहीं खाते। अब ओशनोग्राफी में हम नहीं जाएंगे, बट ये एक एक्सेप्टेड साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है जिसको मानते हैं। तो हमारा अरुण सुनाकिया, डिस्कवरर ऑफ द देन डायरेक्टर ऑफ GSI's Paleontology division, puts the age of the fossil at 500,000 to 600,000 years. His judgment is based on vertebrate fossils seen in the vicinity of the finds. एंड पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग, जिसकी हमने सबसे पहले बात की, कैसे होती है। लेकिन वही ये वो प्रूफ है कि इंडिया के अंदर भी एवोल्यूशन चल रहा था उसी टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली। और यहां पे केस बनता है जियोग्राफी। अफ्रीका में जो एनवायरनमेंट है, इंडिया में उससे बेटर एनवायरनमेंट है फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर सर्वाइवल। चाहे हमारे फॉसिल्स और बोन्स नहीं प्रिजर्व हो रहे, इंडिया में ऐसा क्यों है? अफ्रीका में आप देखोगे सबसे बड़ी दिक्कत है सहारा। सहारा हर 18 से 20,000 नहीं तो 30,000 साल में ग्रीनलैंड बनता है, फिर डेजर्ट बनता है, ग्रीनलैंड बनता है, डेजर्ट बनता है। इंडिया में थार डेजर्ट बहुत पुराना है। हमारे पास में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है जो इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता जब तक कि मॉनसून विंड्स का इंपैक्ट ना पड़े। और इंडिया के पास में सबसे बड़ी शील्ड है हिमालयाज। आज हम एक डेजर्ट होते अगर यहां पे हिमालयाज नहीं होते। हिमालयाज ने इंडिया को एक कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दिया है। इसका प्रूफ क्या है? गंगा कितने साल पुरानी है? गंगा है लगभग, जब ये टकराव हुआ था कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, गंगा वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिवर्स दैट इमर्ज फ्रॉम हिमालय। तो लगभग 50 लाख साल पुरानी है गंगा। गंगा आई और तभी आई इंडस। उसके बाद में जो सब सिंधु रीजन है, वो आज जैसा अभी है वैसा नहीं दिखता था, लेकिन सब सिंधु रीजन एग्जिस्ट करता था विद डिफरेंट चैनल्स। हमारे पास में एक पूरा इकोसिस्टम था किसी भी स्पीशी के लिए ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। लेकिन अभिशाप कि हम यहाँ पे फॉसिल्स और डीएनए हमारे यहाँ प्रिजर्व नहीं होते, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है। यहाँ पे अकेले ह्यूमंस ही फल फूलेंगे नहीं, बैक्टीरिया भी फूलेगा। इसीलिए फॉसिल्स सिर्फ एक है, नर्मदा मैन। 6 लाख मैं कह रहा हूं, अगर नर्मदा मैन एग्जिस्ट नहीं भी करता, हमारी स्टोरी को फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरा प्रूफ क्या है? आर्कियोलॉजी। और इंडिया में आर्कियोलॉजी कब शुरू होती है? अगर आपको याद होगा, सबसे पहला अफ्रीका में जो हमें एक्स मिला है, जो सबसे पहला टूल मिला है, 17 लाख साल पहले मिला है। बिल्कुल। इंडिया में भी 17 लाख साल पहले मिला है सबसे पहला टूल। और वो सबसे पहला टूल क्या था? द सेम फ्रीकिन एक्स फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी हमें वही एक्स मिलती है, इंडिया में भी हमें वही एक्स मिलती है, एक्विलियन हैंड एक्स। एक्विलियन हैंड एक्स, यस। और ये हमें मिलती है तमिलनाडु के अथीरापक्कम में, 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड, सेम टाइम एज इट वाज इन एशिया, फाउंड इन तमिलनाडु। आ गया, यस। 1.5 मिलियन कह रहे हैं, लेकिन 1.7 मिलियन इज अ एस्टैब्लिश्ड रिसर्च डेट। ये 1.5 दिखा रहा है क्योंकि इसके बाद में जो कहानी अथीरापक्कम की शुरू होती है वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि नर्मदा मैन 6 लाख साल पहले, लेकिन 17 लाख साल पहले हमें एक्स एक मिलती है
जिसकी फोटो ये है शायद। ये है वो एक्स, और अगर आपको याद हो काले रंग की एक्स जो हमने निकाली थी अफ्रीका वाली, उसका बस बैक है, इसका फ्रंट है, दे आर द सेम, ओनली द कलर इज डिफरेंट। पत्थर अलग है लेकिन टूल वही है। अब ये लगा लो मेरे पास में एक फोन है, आपके पास में दूसरा फोन है, दोनों की ब्रांड अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, काम तो एक है। हाँ। सेम पत्थर अलग है लेकिन काम वही है। ये भी एक हाथ कुल्हाड़ी, हत्थे कुल्हाड़ी, और वो भी एक हत्थे कुल्हाड़ी। तो यानी कि ये एस्टैब्लिश होता है कि 6 लाख साल पहले भी यहाँ पर एवोल्यूशन चल रहा था। अब इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? अब अफ्रीका में बहुत कम ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है। हमें स्कैटर्ड चीजें मिलती हैं कि 17 लाख साल पुरानी कुल्हाड़ी यहां मिल गई, 3 लाख साल पहला नाइफ वहां मिल गया, और हमें आग कहीं और लग रही है, हर्थ कहीं और बन रहा है, लेकिन वो फैला हुआ है। अतीरापक्कम की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? हमें यहां पे आर्कियोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिलती है। दिस प्लेस वाज कंटिन्यूसली हैबिटेबल फॉर, टेक अ गेस how many years? 14 लाख साल तक कंटिन्यूसली हैबिटेशन ऑफ अ सिंगल साइट इन इंडिया। 17 लाख साल से 3,85,000 साल तक के कंटिन्यूस टूल्स मिलते हैं, और हमें टोटल इतना बड़ा सेट हमें कहीं नहीं मिला। 72,000 स्टोन टूल्स मिले हैं एक साइट पे। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइट। ये तो ग्लोबली सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट होना चाहिए। ये 15 लाख है, वो 5 लाख है। तो ये 15 लाख साल पहले जो एक्स था वो ऐसा होता था, और 5 लाख साल पहले ऐसा होता ऐसा था, हो और गया। ये एवोल्यूशन जो आप बता रहे हो, और ऐसे हमें 70,000 टूल मिले हैं। 7,200 टूल। 7,200 टूल। और अभी भी हर टूल को स्टडी किया जा रहा है सेम, क्योंकि आप पत्थर को डेट नहीं कर सकते, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, जो अपना बेसिक है, और ये डेट्स एडवांस होती रहती हैं। ये जैसे इनमें इन्होंने दिखाया हुआ है 15 लाख से 5 लाख, अब वो 5 लाख की डेट पुश होकर 3,85,000 हो गई है। और ब्रेकेज और बॉटल नेक नहीं है, जो अफ्रीका में बहुत कॉमन थी। इंडिया में बॉटल नेक नहीं है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने बड़े डिसरप्टर्स नहीं थे। तो यानी इस साइड पे लेयर बाय लेयर, जैसे जैसे धरती के और अंदर अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे और पुराने टूल्स मिलते जा रहे हैं। तो यार ये इतना सारा जो हम ये देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे ग्रैम हैंकॉक की सीरीज देखते हैं हम, और इतना वेस्टर्न नरेटिव देखते हैं जहाँ पर वन कॉमन एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन की बात होती है, जो कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं 25,000 से 30,000 साल की टाइमलाइन पे इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश करने की, या फिर एटलांटिस एक तरीके से वन कॉमन सिविलाइजेशन विच वाज द रूट टू ऑल 7 सेजेस टू ऑल सिविलाइजेशन टाइप, और उस पे भी आएंगे, ग्रैम हैंकॉक थ्योरी पे भी आएंगे। बट दिस वन साइट इटसेल्फ shows the evolution for 14 lakh years. Yes. And imagine हमें खुद को नहीं पता इस साइट के बारे में। दिल्ली जो है वो 14 लाख साल में कितना इवॉल्व हुआ होगा, वो स्टेट, ये एक ही साइट पे 14 लाख का कंटिन्यूस इनहैबिटेशन है। और आपको सरप्राइज होगा इस चीज में, हमें एक 10 लाख साल का एवोल्यूशन दिल्ली के अंदर मिलता है, और यहां से अगर हम गाड़ी उठा के जाएं, हम 20 मिनट में उस साइट पे पहुंच जाएंगे। कौन सी जगह है वो? मंगरबानी, फरीदाबाद रोड। अभी एक्सकवेशन हुई है, और वहां पे जो सुनील हैं, सुनील बहुत ही हेल्पफुल बंदे हैं, उनसे मेरी कॉन्स्टेंटली बात चल रही है कि वहां पे क्या हो रहा है, मैं उनसे अपडेट्स ले रहा हूं। तो ASI ने वहां पे टूल्स लिए हैं जो हैं 1.5 मिलियन, 15 लाख साल से 5 लाख साल के बीच में, कंटिन्यूअस हैबिटेशन ऑफ दैट प्लेस। ये मंगर फरीदाबाद रोड, मंगर बानी जो फरीदाबाद रोड पे मंगर 1 बोलते हैं जिसको, वहां पे हमें इतने सारे टूल्स मिले हैं कि अभी तक वो हमें टूल्स हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और अरावलीज, अभी यहां से गाड़ी उठा के जाएं, 1 घंटे के अंदर हम यहाँ के सबसे पुरानी केव पेंटिंग में पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ही वीडियो है जो जब मेरी उनसे बात हो रही थी, मेरी उनसे बात हुई है 4 या 5 मई को, इंस्टाग्राम पे है। उन्होंने मुझे बोला कि सर 15 लाख साल पुराने हैं। Early human life during the lower Paleolithic age. Led by former ASI official S.B. Ota, the excavation uncovered tools likely used for butchering, scraping, and sharpening, showcasing the ingenuity of early Stone Age communities. स्टोन एज कल्चर जो सबसे पुरानी सभ्यता हम लोग मानते हैं हमारे देश की, तो उसकी हम लोग एक्सपर्टाइज रखते हैं, मैं और मेरा कलीग निहारिका। तो हम लोग उसी का ही हम लोग देखने पर्टिकुलरली आए थे।
जब पहला 1-2 दिन के बाद जब हम इंटेंसिवली पूरा एरिया को देखना शुरू किए, पर्टिकुलरली जो ट्रैक्स, क्योंकि ऑलरेडी फॉरेस्ट है, बहुत सारे चीज़ एक्सपोज नहीं हुई है जो दबा पड़ी है। जहाँ जहाँ पर एक्सपोज हो रहा था जो फॉरेस्ट ट्रैक्स है, उसमें इतना बढ़िया जितना आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया टूल्स मिली जो वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। Once untouched and largely unexplored, the site now offers a vital link to prehistoric human activity in the region. In under a week, over 200 tools were found along forest trails and exposed patches. Daily finds ranged from 30 to 80 artifacts, with many more left behind due to their sheer abundance. हमारे को मतलब हमारी आंखें मतलब हम चौंक गए। कुछ दिन ऐसे थे कि 80 आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, एक दिन हमें 80 से ज़्यादा मिले, एक दिन हमें 50 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले और सारे उठाए भी नहीं। कुछ दिन 30 मिले, 2 दिन ऐसे थे जो 30 मिले। अब तो मतलब 5-6 दिन सर्वे के बाद 200 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो उन्होंने पिक किए हैं। तो बेसिकली ये जो मांगर बनी और उसके आसपास की जो पहाड़ी है, बंदवाड़ी की जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मांगर की, तो ये बहुत ही रिच पेलियोलिथिक साइट है। और जैसे सर बता रहे हैं कि ये 5 लाख से 2 लाख साल पुरानी साइट इनकी। तो बेसिकली ये वर्कशॉप थी जहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे। अच्छा, यहाँ से बन करके जो है एक्सपोर्ट होते थे। एग्जैक्टली, दिस वाज अ वर्कशॉप दैट वी हैव डिस्कवर्ड। तो यानी ये प्री हिस्टोरिक एरिया से मेड इन इंडिया वेपन्स बन रहे हैं। हमारी मेड इन इंडिया वेपन्स की भी एक सीरीज चल रही है, तो वो प्री हिस्टोरिक एरिया से जुड़ा हुआ है वो। और अभी इन्होंने 2 लाख की डेट दी है। आई गेस ये बहुत ही अर्ली वीडियो है कि 6 महीने पुरानी है और 6 महीने पहले ही एक्सकवेशन स्टार्ट हुई है। मैंने ASI को खुद ईमेल भी किया है। तो यानी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है जो आप बता रहे हो, लेकिन इसमें आप बता रहे हो कि 15 लाख साल पुराने भी मिल गए हैं। एग्जैक्टली नहीं, सो डेटिंग वही अभी इसकी डेटिंग करनी बाकी है बहुत सारी टेक्निक से, इसीलिए उन्होंने साइट सील की हुई है। हाँ। वो इवन मुझे भी वहां पे, मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं वहां पे चले जाऊं। उन्होंने बोला कि सर हमें आसपास के एनवायरनमेंट की डेटिंग करनी है, हमें टूल्स की नहीं करनी है। टूल्स तो हमने उठा दिया, उसके आसपास क्या हो रहा है उसकी डेटिंग करनी है। इसीलिए ये साइट अभी ऑफ द लिमिट है, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस चल रही हैं। जो 5 लाख इज द अर्लीस्ट डेट, 15 लाख इज द ओल्डेस्ट डेट, इसके बीच में एस्टैब्लिश करेंगे। तो इसलिए वो कंजर्वेटिव अभी बता रहे हैं। Exactly. तो 17 लाख साल पहले का हमारे पास एविडेंस आ गया है, और 15 लाख साल पहले का बिल्कुल हाल ही में Exactly. 2-3 महीने पहले ये एविडेंस हमें पता चल गया है। यानी कि इंडिया में प्री हिस्टोरिक एक्टिविटी हो रही थी और सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही थी, या फिर मैं कहूँ तो एवोल्यूशन इंडिया में भी पैरेलली चल रहा था। इट वाज नॉट अ ब्लैकआउट कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। राइट। और अब हमने देखा साउथ और नॉर्थ का कनेक्शन। हाँ, सोलन, जो आज के टाइम में सोलन वैली आ जाती है अपने पाकिस्तान के अंदर, वहां पे भी लगभग 10 लाख साल पुराने टूल मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी 3-4 साइट है जहां पे हमें 5 लाख 6 लाख साल पुराने टूल मिले हैं। तो इंडिया में स्कैटर्ड है ये। तो इंडिया में भी स्कैटर्ड है, अफ्रीका में भी स्कैटर्ड थे। तो इंडिया में बस फॉसिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्कियोलॉजिकल टूल्स की डेवलपमेंट नहीं देख सकते। और इंडिया के अंदर हमें होमो सेपियंस के भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं कि हम 70,000 साल पहले इंडिया में आए थे। यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ही आता है कि इंडिया में आप ओल्डेस्ट जेनेटिक एविडेंस नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो बचा नहीं है। तो अब यहां पे जहां पे वेस्टर्न जेनेटिक्स को एक स्वीट स्पॉट मिलता है, वो यहां पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA M हैप्लोग्रुप। इंडिया में एक लगा लो कि भट्टी लगी हुई थी DNA की। एक ऐसा DNA जो अफ्रीका में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिया में डेवलप हुआ, जिसको बोलते हैं माइट्रल कॉन्ड्रियल DNA हैप्लोग्रुप M, M2, M4, M6 एंड M16 प्लस RCH कुछ और हैप्लोग्रुप्स हैं। लेकिन ये मेन क्यों है? क्योंकि ये अफ्रीकन पॉपुलेशन में नहीं है और ये दुनिया में बहुत ज्यादा मिलता है। जो भी, और इसको इन्होंने कैटेगोरिकली नाम दिया हुआ है नॉन अफ्रीकन फीमेल ओरिजिन। कहां आती है? इंडिया पे। इंडिया में ये DNA की डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ द DNA, अब हमने कैलकुलेट की है कि 50,000 साल के, आज से 50,000 साल पहले ये DNA इंडिया में इवॉल्व हुआ और पूरी दुनिया में फैला।
ये जो लास्ट स्टेटमेंट आपने बोल दी ना, ये थोड़ा सा यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी थियरी तो स्टार्ट हो जाती है। ये जरा धीरे धीरे इसको धीरे से वो करते हैं। हाँ, सो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एम हैप्लोग्रुप है, ये इंडिया में 50,000 साल पहले ओरिजिन हुआ ठीक है। और पूरी दुनिया में फैल गया। अब पूरी दुनिया में एक फीमेल डीएनए जो अफ्रीका से ओरिजिनेट नहीं हुआ है वो फैल गया। दिस इज द मैप। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया। MNR, मैंने बोला ना कि N और R भी हैं। M2, M3, M4, M6, M18, M25, NNR, R5, 6, U2I आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ इंडिया में ये M2, 3, 4, 6, 18 एंड 25 स्ट्रैंड्स हैं। दिस इज द डीएनए एक्सपेंशन मैप। सो ये ओरिजिनेशन जो है इस सब डीएनए कैटेगरी का, ये हमने मैप में देख लिया कि ये सब डीएनए कैटेगरी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। राइट। सवाल ये होगा कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, क्योंकि अफ्रीका ओरिजिनेशन थ्योरी तभी डिबंक होती है जब ये डीएनए जो सब क्लास जो है वो अफ्रीका में ओरिजिनेट नहीं हुआ, और इंडियन थ्योरी तब जीतती है जब ये प्रूव होता है कि ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये एक्चुअली किसी भी थ्योरी को डीबंक या प्रूफ नहीं करता है। ये हमें एक एविडेंस देता है कि इंडिया का एवोल्यूशन और इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी इज पॉसिबल, एवोल्यूशन इज पॉसिबल, अभी पॉसिबिलिटी ला रहा है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप M है, इसमें भी हमने वही स्टडी यूज की है जो हमने ह्यूमन ओरिजिन की स्टडी यूज की है अफ्रीका के अंदर, कि जो उसको बोलते हैं हम पैलियोजेनेटिक ट्री रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले डीएनए कहां आ सकता है जहां पे सबसे ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी मिल सकती है। डाइवर्सिटी हमने बोला उसकी सब क्लास और वो जो मिलती है। अफ्रीका में होमोसेपियंस की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M हैप्लोग्रुप की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी ही नहीं है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम साउथ एशिया टू ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका। ऑल दी नॉन ओरिजिन फीमेल्स, जो नॉन अफ्रीकन ओरिजिन फीमेल्स के अंदर ये जो हैप्लोग्रुप मिलता है, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर पीपल हु आर नॉट कमिंग आउट ऑफ अफ्रीका। देन वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया बट 50,000 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पे ह्यूमंस आए, ह्यूमंस तो 3 लाख साल से हैं, 70,000 साल पहले उनकी एवोल्यूशन उनकी माइग्रेशन स्टार्ट हुई। जब वो भारत में आए तो 20,000 साल में एक नया स्ट्रेन डेवलप हुआ। ये वेस्टर्न नैरेटिव है। दिस इज द कोर ऑफ हैप्लोग्रुप M इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम यूज करके ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हुई थी येट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट डीएनए प्रूफ दैट वी हैव। अब हमारे पास है, जब 50,000 साल से पहले की कैलकुलेशन, डेटा और इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, हाउ कैन वी रूल इट आउट? क्योंकि हमारे पास में 17 लाख साल पुराना भी फॉसिल नहीं है। नर्मदा मैन, मैं बोलूंगा किस्मत है, हमें मिल गया जो हमारे पास में है। अगर वो नहीं भी होता तो भी इंडिया की स्टोरी ऐसे नहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास बाकी के टूल्स वाले एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। यहाँ तो भैया स्पेसशिप से एलियंस आए थे, वो यहाँ पे टूल्स छोड़ के चले गए, ह्यूमंस तो यहाँ पे थे नहीं। बट पता है हमें एलियंस नहीं आए तो कोई तो था। चलो होमोसेपियंस नहीं थे, इरेक्टस थे, इरेक्टस नहीं थे, ओके। नर्मदा मैन का जो स्कल मिला एटलीस्ट वो तो थे ही। अब ये कहानी इंडिया की कंप्लीट करती है एवोल्यूशन के लिए, लेकिन फिर चैलेंज ये आता है कि क्या फिर इंडिया से इवॉल्व हुए थे? हम अपनी साइंस को और अपने एक नैरो माइंडसेट को हमेशा लीनियर रखते हैं, और ये हमने स्टार्टिंग में बोला था, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक लीनियर प्रोग्रेशन चाहिए। हम ये नहीं मान सकते कि जो प्रोग्रेशन है वो बाकी जगहों पे एक साथ हो सकती है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट जो है सब कॉन्टिनेंट को लेके, वो सिंपली इस एनालॉजी पे आता है। आप सोचो, एक क्रीचर था जो एक्सटेंट हो गया, उसका नाम है सेबर टूथ। अफ्रीका में हमें उसके स्केलेटन मिलते हैं, हमें उसके स्केलेटन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी मिलते हैं। दांत की फॉर्मेशन वैसी ही, उसका मेन स्ट्रक्चर भी ऐसा ही। लेकिन अफ्रीका वाला सेबर टूथ कभी साउथ अमेरिका वाले को नहीं जानता था,
साउथ अमेरिका वाला अफ्रीका को नहीं जानता था। इसका मतलब क्या है कि हमारे धरती के अंदर और हमारी एवोल्यूशन के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो दो एलियन लोकेशंस में रह के बिना मिक्सअप हुए इंडिविजुअली सेम प्रोडक्ट बना सकता है। आप बोल सकते हो कि दिस इज एन एक्सेप्शन। व्हाट अबाउट एलिफेंट्स? एशियन एलिफेंट कभी भी अफ्रीकन एलिफेंट से जिंदगी में मिले नहीं है जब तक हम दोनों को उठा के जू में ना डाल दें। इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है दो एनिमल्स की विद द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। हम एलिफेंट को एक इंटेलिजेंट जीन मानते, एक इंटेलिजेंट मैमल मानते हैं, नॉट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बट इंटेलिजेंट। दो इंटेलिजेंट स्पीशीज ग्रो कर रहे हैं सेपरेटली। चलो ये तो हो गया स्पीशीज। हमें पता है कि जो बैट्स हैं वो ज्यादा क्लियरली देख नहीं पाते, वो एक सोनार टेक्नोलॉजी अपनी उनकी यूज करते हैं। उनके अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर होता है जिससे वो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, सोनार टाइप का, जिसको यूज करते हैं। सेम गोज फॉर डॉल्फिन्स। इंडिया की गंगा की रिवर के अंदर डॉल्फिन्स हैं, दे हैव दैट सेंसर। दी ओशनिक डॉल्फिन्स, दे हैव दैट सेंसर। Bats all around the world have that sensor, but they are individual evolutions which never intermixed. तो हमें अपनी सोच को बंद नहीं करना चाहिए कि अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए थे। जब बाकी दुनिया में एविडेंस हो रहे हैं तो वेब ऑफ एवोल्यूशन अगर बाकी स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है, हम में क्यों नहीं कर सकता? और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें मिलता है भीमबेटका के अंदर। अब हम सीधा आ जाते हैं इस थियरी पे कि ह्यूमंस केम इन इंडिया 70,000 ईयर्स अगो, और डिड दे? दो प्रूफ हैं, एक है ज्वालापुरम और एक है भीमबेटका। अब ज्वालापुरम हमारे लिए एक इतना बड़ा एंकर क्यों बनता है? क्योंकि ज्वालापुरम के अंदर हमें एक वॉल्केनिक ऐश मिली है जो टोबा वॉल्केनिक इरप्शन से हुई थी। टोबा वॉल्केनिक इरप्शन वाज अ वेरी बिग इवेंट फॉर अर्थ। काफी महीनों के लिए सनलाइट नीचे नहीं पहुंची थी। टोबा वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी हमारी इंडोनेशिया के आसपास। वहां की ऐश वो इतनी खतरनाक थी कि ऐश सब कॉन्टिनेंट तक आई, आगे भी गई। ज्वालापुरम इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है कि ज्वालापुरम में हमें टूल्स मिलते हैं, वही उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन टूल्स हैं। फिर हमें ऐश मिलती है, ऐश के ऊपर टूल्स मिलते हैं, तो यानी कंटिन्यूटी है। एग्जैक्टली। और इंडिया की सारी साइट्स की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा हमारा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है हर चीज के लिए है, इंडिया में ब्रोकेज ऑफ कंटिन्यूटी है ही नहीं। नॉट इवन एट द टाइम ऑफ यंगर ड्रायस वी डोंट हैव ब्रेक इन कंटिन्यूटी। इंडिया अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में भी हमें बिट्स एंड पॉकेट्स मिलते हैं, लेकिन एक सिंगल लाइन 14 लाख की कंटिन्यूटी कहीं नहीं मिलती जो हमें तमिलनाडु में मिलती है। हमें 10 लाख साल की कंटिन्यूटी नहीं मिलती जो हमें मंगरवानी में मिलती है। हमें टोबा वॉल्केनिक इरप्शन, जिसको कहते हैं कि रिजल्टेड इन अ बॉटलनेक ऑफ सर्टेन जीन्स, उसकी कंटिन्यूटी मिलती है। और क्या प्रूफ चाहिए कि इंडिया में कब से इनहैबिटेशन है? एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बिकॉज वी वर ऑलवेज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम ऐसा है। और ज्वालापुरम 70,000 साल पहले हुआ था जब ह्यूमंस यहां पे आए थे। ब्रेकेज नहीं है, इंडिया के अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते, लेकिन हमें छोटे टूल्स मिलते हैं जो हमें लेके चलता है भीमबेटका। अगर आज मैं किसी से भी पूछूं, जो भी है, भीमबेटका की एज क्या है, फट से उनके दिमाग में आएगा और उनको भीमबेटका के बारे में पता होगा 30,000 BC। लेकिन नहीं, इट इज 100,000 BC। अच्छा, सो ये भी कंटिन्यूटी की बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि while the site is 100,000 years ago, उधर जो पेंटिंग्स हमें मिलती हैं या रॉक आर्ट जो मिलता है वो 30,000 years पुराना है। उसका मतलब ये नहीं है कि साइट 30,000 साल पुरानी है। अगर आप हर जगह पढ़ोगे बिलीव 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 लिखा हुआ है, और ये बिलीव इतना बड़ा गैप है हमारी हिस्ट्री में कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है वो जाके इसको डेट कर दे। आपको हैरानी होगी ये सोच के कि हमारे पास में इतने सारे केव्स हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर लंबी साइट है, हमने इसकी डेटिंग नहीं की है। पर ये कह रहा है कि 30,000 साल पुरानी जो रॉक आर्ट है वो डिपिक्ट कर रही है हंटिंग, डांसिंग, एनिमल यूज एंड कम्युनिटी लाइफ। चलो यूनेस्को पे देखते हैं पहले ये क्या लिख रहा है। कहीं पे भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी
क्योंकि ये जो 30,000 ईयर ओल्ड पेंटिंग है, दिस इज द बिलीफ। ये एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकली एनिमल्स की सर यूजेस। अगर मैं आपको अभी एक चीज बताऊं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। और मैं अभी आपको ये चीज बताऊंगा जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। भीमबेटका के अंदर घोड़े, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, चैरियट्स, व्हील्स सबकी पेंटिंग है। और ये सब 30,000 साल पुरानी है। नहीं, तभी मैंने कहा बिलीफ। इतने ज्यादा रॉक आर्ट्स हैं, मैं खुद भीमबेटका गया हूं, मैंने भीमबेटका के अंदर जाके उनके केव्स देखे हैं। जो वहाँ पर जब कल्चर दिखाई देता है, जब डांसेस दिखाई देते हैं, विच मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई देती है वहाँ पर, तो हाउ इवन इफ देयर वाज अ पैरेलल एवोल्यूशन, द फैक्ट दैट देयर इज अ वेपन फैक्ट्री इन इंडिया, द फैक्ट दैट देयर इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन इंडिया, द फैक्ट दैट देयर इज कम्युनिटी अवेयरनेस, नेचर अवेयरनेस, तो वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है शायद उस टाइम के लिए। Yes, so basically we are talking about how India was the cradle of civilizations, even if not cradle of the human evolution. यस, हाँ, that's something that we can do. क्योंकि इस चीज का काउंटर प्रूफ कहीं पर भी नहीं है। काउंटर प्रूफ भी नहीं, और इसके ऊपर कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, बिकॉज दिस इज आवर एनालिसिस। यस, एंड इस तरह का सिविलाइजेशनल एंकर कहीं और नहीं मिला है। एक्चुअली सिविलाइजेशन एंकर अब साउथ अमेरिका में है। अच्छा, हाँ। एंड दैट इज डेटेड व्हेन? So the datings are speculative because that has been a discovery which has not been discussed by mainstream history but only by Graham Hancock. अच्छा, बट ग्राहम हैंकॉक का मैंने काफी डिटेल में सारा हाँ। इसके रिसर्च में देखा था। आई थिंक दैट ही इज डेटिंग इट, एक साइट है साउथ अमेरिका में जिसको वो 24,000 BC पे डेट करना चाह रहा है, एंड दैट साइट इसेंशियली इज व्हाट, इट इज नॉट कल्चर, इट इज Paintings. it is paintings and a pyramid built over a few pyramids। जो ऊपर का पिरामिड है उसकी डेटिंग हुई है, वो कहता है, जो कि 800 BC की है, लेकिन उसके अंदर जो मल्टी लेयर्ड पिरामिड्स हैं वो उसका एनालिसिस है लेडार के थ्रू, जो उसने डिटेक्ट कर लाइडार के थ्रू डिटेक्ट करे, वो कहता है 24,000 BC हो सकता है, लेकिन उसमें कल्चर, डांस, वेपनरी, ये सब चीजें नहीं वो बोल रहा है। हाँ, मैं दूसरी डिस्कवरी की बात कर रहा हूँ जो उसने अपने एंशिएंट एपोकलिप्स सीजन 2 के अंदर डिस्कस किया है। बोलिविया में उनको केव पेंटिंग्स मिली हैं जिसके अंदर डांस, स्पाइरल्स, यही हमें अफ्रीका के डोगान कल्चर में भी मिलता है, हमें इंडिया में भी मिलता है, और उसकी डेटिंग वो कह रहा है 70,000 साल पहले है। वो कह रहा है कि ह्यूमंस यहाँ पे, वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री कंसेंसस है कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 साल से 20,000 साल के बीच में ह्यूमंस आए थे। वो कह रहा है उससे पहले थे। वो सिविलाइजेशनल डिबेट तो उसका अलग है, लेकिन वो कल्चरल डिबेट कर रहा है उन पेंटिंग्स को लेके। और उन पेंटिंग्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? इट हैज नॉट बीन डेटेड। वहां पे कोई रिसर्चर गया भी नहीं है। दैट इज जस्ट अ डिस्कवरी लाइन देयर, लाइक मंगरबानी इज अ डिस्कवरी। यहाँ पे टूल्स मिले हैं, अब साइंटिफिक रिसर्च चल रही है इनकी डेटिंग क्या है। वहां पे सिर्फ पेंटिंग मिली है, उसकी साइंटिफिक रिसर्च डेटिंग नहीं है। So that actually supports the second largest narrative that we want to build, that maybe it is a parallel evolution in awakening, and how South America also may have cultural origins from India because of that Trishu। वो हम लिंकेज कर सकते हैं, जो कि फिर मायन सिविलाइजेशन, सुमेरियन, उन सब में जाकर के जुड़ जाता है। मेहरगढ़ एक ऐसी एवोल्यूशन है कि दुनिया सोच नहीं सकती। उन्होंने डेंटल सर्जरी की थी 7,000 BC में, आज से 9,000 साल पहले। मेहरगढ़ के अंदर स्कल मिला है जिसके अंदर टीथ है। ये मेरा गम है, यहाँ पे ड्रिल होल है, माइक्रोस्कोप के नीचे डाले हड्डी, परफेक्ट ड्रिल होल, माइक्रोस्कोपिक प्रिसिजन, नॉट इवन अ सिंगल स्पेक विच इज ऑफ। मतलब उस टाइम पे ह्यूमंस वर ऑलरेडी दैट डेवलप्ड that they were doing dental surgery without killing the person, drilling inside the bone. ड्रिलिंग मतलब काफी प्रिसीजन टूल चाहिए आपको। Exactly. छेद करने के लिए एक लाइव ह्यूमन के अंदर, उसको दर्द भी होगा, उसको खून भी निकलेगा। ये सब कैसे मैनेज किया? और ऐसा नहीं है कि दांत के अंदर ड्रिलिंग है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि एक डिपिक्शन आई हुई है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि दांत के अंदर छेद किया था। दांत के अंदर नहीं, गम के अंदर छेद किया है, और उसकी भी फोटो है। दिस इज द रिक्रिएशन, दिस इज नॉट द रियल स्कल, एंड पीपल थिंक दैट द सर्जरी हैपेंड इन टीथ
and there was no bone, there was no pain. That's why it was succeeded. This is the hole. ये जो नीचे ये जॉ Yes. में जो होल है. This is the real skull जिसके अंदर hole है. In the bone. तो ये तो डीप Yes. यहाँ पे roots में root canal treatment type हुआ है. वाओ. तो यानी हमें नर्वस सिस्टम की भी समझ होनी चाहिए. ये It is a proper medical surgery that has happened. वाओ. सो मेरे को ये पता था कि अर्लीस्ट प्लास्टिक सर्जरी जो है वो 600 BC में इंडिया में हुई थी, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा पहले 9000 साल पहले डेंटल सर्जरी का प्रूफ है. Before Indus Valley civilization ever existed. एंड इट मेक्स लॉजिकल सेंस क्योंकि ये ग्लोबली डिबेटेड नहीं है, एस्टैब्लिश्ड है कि Right. 600 BC में पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है. So I'll tell you, यहाँ पे डिबेट कहाँ आता है. It is on papers, not real surgery. सुश्रुत ने लिखा है हाउ टू डू प्लास्टिक सर्जरी. प्रैक्टिस में हुई है कि नहीं ये नहीं पता, बट वी हैव द पेपर. यस. सो दैट्स व्हाई वी कांट बी 100% श्योर कि वो हुई थी कि नहीं. हाँ, नॉलेज थी. इज दैट नॉलेज प्रिसाइज? इज दैट नॉलेज एक्यूरेट? कैन वी इम्प्लीमेंट इट? यस, इट हैज इनफ boxes that it ticks to be implemented. So this is one proof कि 9000 BC में हम मेडिकली उतने एडवांस Yes. थे जहां पर हम प्रिसीजन के साथ डेंटल सर्जरी रूट कनाल में अगर हम कर पा रहे हैं, Right. विच मींस कि हमें नर्वस सिस्टम की भी नॉलेज है और हमें डेंटिस्ट्री की भी नॉलेज है. हमें पेन मैनेजमेंट आती है. सबसे बड़ा चैलेंज ही पेन मैनेजमेंट का है, क्योंकि हम एम्पुटेट तो हम World War I में भी कर सकते थे, बट मॉर्फिन तो बाद में है. पीपल वर शाउटिंग जब उनकी बोन कट हो रही होती थी कि हमारे से पेन मैनेजमेंट ही. दे हैड पेन मैनेजमेंट. क्योंकि काटना अलग है, वो तो हमने काट के चलो तोड़ दिया, किसी भी तरह से कर दिया. दैट इज अ क्विकर प्रोसेस देन अ प्रिसीजन ड्रिल. दैट इज अ स्लो प्रोसेस. ऐसे ऐसे तुम्हारे शेविंग्स, तुम्हारे स्किन के शेविंग्स निकलेंगे, तुम्हारे बोन के शेविंग्स निकलेंगे, उसके बाद में अंदर ड्रिल होगी, फिर वो दूसरी साइड से बाहर आएगा. it is mind boggling and no one talks about it. And you know the worst part about Mehergarh, क्योंकि ये पाकिस्तान में है, this site has been robbed and destroyed by the government. The artifacts are being destroyed. और मेहरगढ़ अगर हमें इतनी एडवांस लग रही है, मेहरगढ़ से भी 500 साल पुरानी साइट इंडिया में, भिराना, यहाँ से 150 किलोमीटर. और उधर क्या मिला है हमें? उधर हमें कॉपर फर्नेस मिली है, अर्ली एविडेंस ऑफ कॉपर एज. तो वहां पे वेपन्स भी बन रहे थे. Were those weapons used in a fight? We don't know. But we have a proof of a small civilization or a small city which actually gave birth to Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization starts from Sindh and it ends in Haryana. एक हमें मिलता है बलूचिस्तान में मेहरगढ़, which is the western most front. एक हमें मिलता है भिराना, the eastern most front. Both almost same age. हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में सिविलाइजेशन उस टाइम पे नहीं थी and there was nothing before IVC? That's where the debate for Vedas began. Vedas talk about freaking everything. और डेंटल सर्जरी करने के लिए अगर तुम्हारे पास वो भी नॉलेज हो, is it a big thing? Dental surgery is a big thing. Studying the sky and documenting the sky is not a big thing, because this was constant for everyone. This is called human development. That is not human development. That is analysis. That is what you see and you interpret. So that's why this becomes a very big anchor that how advanced were the old people. और उसकी रिसर्च भी इतनी इंटेंस है. काराहान तैपे के अंदर आई कैन प्रूव वहां पे शिव मंदिर था. आई हैव सीन इट माई सेल्फ. नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू पॉइंट आउट. पहले एक बार इस इमेज को खोल. ये इस साइट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए व्यूअर्स के लिए. सो दिस साइट इज डेटेड टू 9500 BC. एंड 9500 BC पहले यहाँ पे सेटलमेंट्स थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे हियर. ओनली हेड, ओनली ह्यूमन फेस इन काराहान तेपे और एनी ऑफ द तास टेपलर्स. और हमारे पास में अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है अक्टूबर 2025 में, एक और हमें ह्यूमन फेस मिला है. उसकी स्टोरी अलग है, बट दिस इज द ओनली कंप्लीट ह्यूमन फेस इन एंटायर तास टेपलर साइट. तास टेपलर इज बेसिकली इट इज अ स्प्रेड ऑफ अराउंड 11 हिल्स जो टर्की के अंदर हैं, जहां पे हमें गोबेकली तेपे मिला है, काराहान तेपे मिला है, कैटलियोक मिला है. वी हैव अ लॉट ऑफ हिल्स जहां पे स्मॉल पॉकेट्स में सेटलमेंट्स थी. इन्होंने टी शेप पिलर्स बनाए थे. टी मतलब ऐसे जाता है, ये हो गया टी शेप पिलर्स बनाए थे. उसके ऊपर उन्होंने एनिमल्स बनाए हुए हैं, हाथ बनाए हुए हैं, लेकिन ह्यूमन फेस नहीं मिला. दिस इज द ओनली प्लेस इन एंटायर तास टेपलर दैट हैज फेस.
एंड व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम फेस? बॉडी नहीं है, शिवलिंग है. 10. गो बैक. स्टोन फैलिसेस. फैलिक मीन्स लिंग. इन्होंने फैलिक बोला, इन्होंने लिंग नहीं बोला बिकॉज दे आर यूजिंग इंग्लिश. 10 शिवलिंग खड़े हुए हैं. और इंटरेस्टिंग क्या है, 11वां क्या है? 11वां लिंग नहीं है, 10 लिंग है. 11वां क्या है? सांप. वो जो साइड में जो तो आपको थोड़ा सा elongated दिखेगा ऊपर से. ये So you have a head which is over and above and raising above the lingams, but watching the lingams or the phalluses. We can say that. ये स्नेक हेड है, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है या इसके ऊपर कोई डाउट है या ये एस्टैब्लिश है? Established. ठीक है, स्नेक हेड है, ये सब लोग मानते हैं. Exactly. ठीक है. और ये जो फेस है, इसके आसपास जो कार्विंग है एक राउंड में जा रही है, that is established as a serpentine body. ओके, सो ये established है. ये In research शेषनाग है, papers. ये एस्टैब्लिश्ड है. Yes. ठीक है. नहीं, वो ऑब्वियसली शेषनाग नहीं बोल रहे हैं. हाँ. वो कह रहे हैं Serpent. serpent hood Yes. and a serpent body in the cave. Yes. Now, this is oval in structure. And how, if you remove the front part of the Shivlingam, if you look at the oldest Shivlingams, which are actually an oval and lingam established on it. Yes. योनि के अंदर 10 लिंग established हैं इसमें. Now, one thing is missing. अभिषेक कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे अभिषेक होता है, अब हम दूध से करने लगे हैं, लेकिन पहले जो शिवलिंगम अभिषेकम होता था, that was with water. Any big shivling had a water inlet and outlet, Yes. which is common across all the temples. करेक्ट. इस फोटो में ढंग से दिख नहीं रहा है. ये जो आपको हल्के हल्के ऊपर से ओपनिंग्स दिख रहे हैं, बिल्कुल हाँ, इसके साथ में हल्का सा ये, स्मॉल ओपनिंग. हाँ. और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में जाओ ऊपर, यहाँ पे दिस इज हाँ. ऑल्सो एन ओपनिंग. यस. वाटर यूज टू गेट डाउन फ्रॉम हियर. इसके वाटर पैसेज है इसके पीछे. Yes. एंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड. That is also established. And not only that, because in Shivlingam, if you pour water, there has to be an exit. At the bottom left corner, there is an exit. वाटर आउटलेट. यू Water outlet. So जब भी बारिश होती थी, अपने आप नेचर शिवलिंगों का अभिषेकम करती थी. एक क्वेश्चन आएगा Yes. इसमें ऑडियंस से शायद कि 10 शिवलिंग एक ही जगह पे, ये क्या हमें कहीं और किसी और शिवा टेम्पल में मिलते हैं 10 शिवलिंग? क्योंकि टिपिकली सबने एक शिवलिंग देखा है. राइट. सो शिवा के साथ में 3 और 7, these are the 2 numbers which are mostly associated. 3 and 7. 10 shivlings on its own, it means nothing. And we should not force a relation, because honestly जितनी भी मेरी शिवा की नॉलेज है, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, 10 नंबर हमारे लिए डिफरेंट नहीं है. राइट. आप लेकिन एक ऐसी सोसाइटी को देख रहे हो शायद जिनकी स्पीच क्लैरिटी भी नहीं थी, और वो हमें कैसा पता लगता है, वो एक अलग है इंफॉर्मेशन की. इनकी स्पीच क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इन्होंने स्पोकन लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी. इनके पास में राइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी, इनके पास में इंस्क्रिप्शन कैपेबिलिटीज थी. इंस्क्रिप्शन कैपेबिलिटीज हमें पूरी हिस्ट्री में मिलती हैं, हमें बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स मिलती हैं. 10 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दैट्स व्हाट दे न्यू. हाउ मेनी आर दीज? दैट्स व्हाट दे न्यू. 10 उंगलियां तो उन्होंने 10 शिवलिंग है, उसके आगे उनको काउंटिंग शायद नहीं आती थी. Because a system was not established. Easily they could count 10. They went till the max to maybe make him happy. And this takes us to another theory why this head survived. When there are no human heads anywhere in the entire Tas-Tepler region, which was inhabited for continuously approximately 1500 years, why only one head? Why not something else? Why? Because they were invaded by another clan or another civilization. And you ask me for proof, I can give you proof. There are 235 pillars which are damaged in the entire Tas-Tepler region. What's common? So this is not existing everywhere, but what's common is either that pillar has a hand and a stomach but no face, either that pillar is wearing a clothing, or there is a serpentine around the pillar. इससे हमें क्या मिलता है कि उन पिलर्स के ऊपर हाथ हैं लेकिन सर नहीं है. सर की नहीं है, उसका टी पिलर तोड़ा हुआ है, तो हमें पता नहीं है वहां क्या था. बेसिकली वी सी अ मास स्केल
destruction of the entire Tas Tepeler region. The biggest ambiguity behind the site is कि इन्होंने इन चीजों को दफनाया क्यों. अब हम यहां से 45 किलोमीटर दूर चलते हैं गोबेकली तेपे. गोबेकली तेपे को आर्कियोलॉजिस्ट ने एस्टैब्लिश टेंपल बोला है. इट इज द अर्लीस्ट टेंपल इन ह्यूमन हिस्ट्री. वो भी इसी के साथ का है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के अंदर का पूरा रेडियस है जिसके अंदर ये सेटलमेंट है. इसीलिए हम इसको सेटलमेंट बोल रहे हैं, सिविलाइजेशन नहीं बोल रहे. तो जो गोबेकली तेपे है, दैट वाज अ रिचुअलिस्टिक साइट. हाँ, ये समझा दो साइट थोड़ा. अब यहाँ पे समझाने में आऊंगा तो यहाँ पे भी देखो कि जब भी कुछ हमारी हिस्ट्री को मैच नहीं करता उसको कैसे सप्रेस किया जाता है, ये उसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है. ये जो राइट में आप सर्कल देख रहे हैं, बिल्कुल राइट में, हाँ, ये है गोबेकली तेपे टेम्पल. दिस इज ओनली 5% ऑफ द एंटायर साइट. बाकी सारी साइट पे कुछ नहीं कर रहे हैं ये. अब जाके पता नहीं क्यों कोई प्रेशर आया हुआ है, क्या होगा, अब जाके लाइडा टेक्नोलॉजी से ये अंदर देख रहे हैं नीचे क्या है. दिस साइट इज स्प्रेड अराउंड 2 किलोमीटर्स इन एरिया, बट ओनली दिस 500 to 600 फीट हैज बीन एक्सकेवेटेड. ये साइट बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी डेटिंग ने सबको हैरान करके रख दिया. अब यहां पे आता क्या है डेटिंग है इसकी? 9600 BC. And there is a pillar called Vulture Stone. This photograph, this pillar has triggered all kind of conspiracy theories. क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल मैप एम्बेड किया हुआ है. सूरज दिख रहा होगा आपको वल्चर के हाथ में, वो वल्चर है इसलिए वल्चर स्टोन बोलते हैं. ये जो ऊपर आपको 3, इसको कोई बैग भी बोलता है, इसको पता नहीं क्या क्या बोलता है. These are interpreted by people as giant waves. So people say that Vulture Stone and the area around it, जिसको हम बोलते हैं enclosure D, it is showing the impact of Younger Dryas. This is the first depiction of Younger Dryas event in carvings. When there was no language, when there was no writing, the only way we could communicate was this, and they decided to do it within a temple. This event was so important for them. बिकॉज इतना बड़ा इम्पैक्ट था उस सिविलाइजेशन पे. और यंगर ड्राइस, जिनको नहीं पता है, ग्लोबल फ्लड, जिसकी बात मत्स्य पुराण में होती है और वो हम करेंगे उसके ऊपर भी बात. बट ग्लोबल फ्लड का वो इवेंट था, और ये जो ऊपर के 3 सेमी सर्कल्स हैं, ये वो वेव्स को डिपिक्ट कर रहे हैं. Right. और वल्चर के हाथ में वो सन है. और इसके अंदर जब हम बाकी जाते हैं, बाकी इस अकेले स्टोन में नहीं है, इनक्लोजर डी के अंदर और भी हमें डिपिक्शंस मिलते हैं जिससे हमने गोबेकली तेपे साइट को डेट किया है. इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल मैप ऑफ द इवेंट्स दैट वर हैपनिंग. दैट्स व्हाई वी नो इट इज 9600 BC, 11,000 साल पुरानी. 11,000 साल पुरानी. और इसके 45 किलोमीटर दूर ही हमें वो शिवा टेम्पल बोलने की जगह ये बोलूंगा एक शिव आराधना जैसा कुछ, या फिर इतना तो एस्टैब्लिश है कि एक सर्पेंट गॉड, A serpent with a human head figure overlooking the event that is happening inside. Yes. With 10 phalluses. उतना तो फोटो से क्लियरली दिख रहा है. वो Yes. इस 45 किलोमीटर दूर है, और दोनों तकरीबन सेम डेटिंग जो कि 11,000 साल पहले है उस पे आता है. Right. अब कॉमन क्या है, गोबेकली तेपे साइट वाज नॉट डिस्ट्रॉयड, रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड. अब इसके अंदर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है वो हुई है अभी सितंबर 2025 में. हमें एक और हेड मिला है, द ओनली ह्यूमन फेस. सो बेसिकली दे वर डूइंग रेगुलर एक्सकवेशंस, और अगर आज कोई काराहान तेपे चले जाओ, उनकी कोई एंट्री फी नहीं है, इट इज फ्री टू एक्सप्लोर. बस जो जहां पे एक्सकवेशन हो रही है वहां पे नहीं जाने देंगे, बाकी जो एक्सकवेटेड साइट है आप खुद जाके सब कुछ देख सकते हो. तो वो ये सर आप टर्की में जाकर देख कर आए हो? ये मैं गया नहीं हूं. हाँ. मैंने इसकी फोटोज से रिसर्च किया. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, उन्होंने एक रूम देखा जो कि इतना बड़ा नहीं था कि वहां पे कोई रिचुअल परफॉर्म किया हो या फिर कोई गैदरिंग हो. इतना बड़ा नहीं था किसी की दुकान हो, इतना सा इससे भी छोटा कमरा लगा लो आप कि वहां पे लोग रह सकते हैं. वहां पे हमें 2 टी शेप पिलर, जैसे हमने गोबेकली तेपे के ये वल्चर स्टोन देखा, ये भी ऊपर से टी है, तो 2 टी शेप पिलर खड़े हुए थे, एक औंधे मुंह पड़ा हुआ था. अब उन्होंने जब उसको ब्रश ऑफ किया, निकल के आई 2 आंख, 1 नाक, और पूरे पिलर पे कुछ नहीं है. एंड दे वर फ्रीकिंग शॉक्ड.
वो इतने शौक थे कि उन्होंने टर्की गवर्नमेंट को बुला के बोला फटाफट तुम भैया फोटो ले लो और पब्लिश कर दो कि हमें मुंह मिल गया है, लेकिन माउथ नहीं है और कुछ नहीं है। और बाकी जो तो टी शेप पिलर है उनके ऊपर कोई कार्विंग नहीं है। अब इससे हमें क्या पता लगता है? इट वॉज अ वर्क इन प्रोग्रेस, दे वर मेकिंग अ फेस, और जो दो पिलर्स थे उनके ऊपर भी कोई कार्विंग होनी थी, और एकदम से कुछ हुआ कि उनको इसको दबाना पड़ गया। यहां पे मेरी थियरी आती है। अभी ये जो मैंने अटैक वाली थियरी बोली है, दिस इज नॉट अ कंसेंसस, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हेन आई लुक एट द साइट एज अ होल। पूरे ताज टेम्पलर 11 साइट्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन के मार्क्स हमें दिखते हैं, जहां पे टूल्स ने पिलर्स तोड़े हुए हैं, टूल्स ने घर तोड़े हुए हैं, पत्थर टूटे हुए मिलते हैं, एक हमें डिस्ट्रक्शन मिलती है। यानी कि उस समय टूल्स थे, इन्वेजन्स होते थे, वॉरफेयर होता था, वॉर स्ट्रैटेजी होती थी। यस, एंड दीज पीपल वर अटैक्ड। और ये मेरे लिए वो वाला जो फैलेस पिलर, जो फैलेस चेंबर है, जिसको हम कह रहे हैं शिव आराधना का केंद्र है, जहां पे हमें अकेला एक फेस मिलता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द एंटायर ताज टेम्पलर रीजन जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, जिसको टच भी नहीं किया, जिसके ऊपर एक चिजल भी नहीं मारी। That means it was important for the invaders and the people who were living here. That's why it was not touched. And that's why it was just buried. किसी की हिम्मत नहीं हुई इस सर को तोड़ने की, क्योंकि वो भी सेम वर्शिप करते थे। और ये प्रूफ आता है हमारा गोबेकली तेपे से। गोबेकली तेपे में डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें भी कवर किया गया है मिट्टी डाल के। मतलब someone was trying to suppress the entire civilization and destroy the entire civilization, but they did not have the courage to touch the temples and the rituals. यानी कि 11,000 साल पहले ये हो रहा था, और अब वापस चलेंगे भीमबेटका पे, जहाँ 30,000 से 1,00,000 साल पहले वाली जो रेंज है, उस समय कल्चर की छाप मिलती है हमें, और शायद वही कल्चर जो है आगे जा कर के टर्की के ये साइट्स पे स्प्रेड हुआ हो। ये इंडिया से कल्चर, रिलीजन स्प्रेड होने की कहानी एक तरीके से एट स्पिरिचुअल लेवल समझाती है किसी तरीके से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30,000 साल और 30,000 BC बिफोर 32,000 आज से पहले इज द मिड पॉइंट ऑफ भीमबेटका। इट डिड नॉट डाई इन 30,000 BC, इट डाइड इन 10,000 BC, 500 years बिफोर गोबेकली तेपे। और हमें जो जो वहां मिलता है, उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थियरीज बनाई हैं, लेकिन आज भी किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर हिम्मत नहीं है उसको डिस्कवर हुए। हमें 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, 50 भी नहीं, एक्चुअली 70 साल से ऊपर हो चुके हैं भीमबेटका हमें 100% डिस्कवर किए हुए, कि कोई जाके उसको डेट कर ले। क्यों? 1,00,000 साल पहले हमें ऐसा क्या मिला? पेंटिंग्स को हमने रफली 30,000 बोला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेड ऑक्रे यूज हुआ था। तो जब आप कोई भी पेंटिंग देखते हो, आपको लाल रंग की पेंटिंग्स ही दिखती हैं। वो एक रेड ऑक्रे कलर था जो हम नेचुरली फूलों से और बाकी चीजों से निकाल के, ऑक्साइड्स लेके हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड यूज्ड टू स्टिक। उसके बाद में हमें उसके ऊपर वाइट, फॉस्फेट और येलो कलर की पेंटिंग्स मिलती हैं। तो भीमबेटका में पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। आज मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, अब ए लिख दिया तो मिटा नहीं सकता, उसके ऊपर ही बी लिख दिया, उसके ऊपर सी लिख दिया। कोई आप मेरे बाद में आए 10,000 साल बाद, आपने उसके ऊपर डी लिख दिया, तो पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग है। इसको हम चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, जब ये डिस्कवर हुआ था तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू डेट द पेंटिंग्स। वही क्वार्ट्ज की थर्मोल्यूमिनेसेंस यूज करके, या फिर अपनी 3-4 और रैपिड डेवलपमेंट हुई है हमारी, आइसोटोप्स को हम स्टडी करके उसकी डेटिंग निकाल सकते हैं। 1,00,000 साल पहले हमें वहां पे बड़ी स्मॉल टूल्स, सॉरी बिग टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, बट दे वर स्मॉलर देन दैट ऑफ द 17,00,000 साल पुराने टूल्स। तो वो हमें मिली। उसके अंदर में कंटिन्यूस डेवलपमेंट दिया, छोटा 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 होता रहता है। यहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि जितने भी 30,000 BCE से 10,000 BCE के बीच में टूल्स बने हैं, ऑलमोस्ट सबकी लेंथ सेम है। तो मतलब यहां पे मैथमेटिकल डायमेंशन, चाहे वो नंबर्स नहीं थे, उसकी सेंस आ गई थी हमारे अंदर। भीमबेटका पेंटिंग से ज्यादा अपने टूल्स के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 1,00,000 साल पुराने टूल्स एक साथ मिले हैं पूरे के पूरे केव्स के रेंज में। उसके बाद में अब हमें ह्यूमन एवोल्यूशन तो मिल गई, पेंटिंग में मिल गई। 10,000 BCE में भीमबेटका में कोई सेटलमेंट नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि भीमबेटका 1,00,000 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ,
10,000 BC में लोगों ने अबैंडन कर दिया। कंटिन्यूटी ऑफ 90,000 years एट वन केव आर्किटेक्चर। अब 10,000 BC में क्यों छोड़ा उन्होंने? मे बी नाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग इन टाउन्स, इन सिटीज। और ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सबके लिए, ऑल्दो इट इज नॉट अ वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। यंगर ड्राइस का सबसे कम इंपैक्ट इंडिया पे हुआ था, क्योंकि यंगर ड्राइस का सेंटर माना जाता है नॉर्थ अमेरिका को। उसका इंपैक्ट इंडिया पे बहुत कम हुआ था। लेकिन हमें इतना पता है कि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा पल्स में इंडिया में जो सी कोस्ट है, जो हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर कम से कम और 100 से 150 किलोमीटर मैक्सिमम तक रिट्रीट कर गई थी, जहां पे द्वारका, पूंपुहार, पुराना मदुरई, ये सारी कहानियां शुरू होती हैं। इसीलिए इंडिया के पूरे कोस्टल लाइन में आपको हर जगह एक सबमर्जिंग सिटी की फोकलोर मिलेगी ही मिलेगी। और ये कितना लंबा पीरियड था जब ये रिसीड हुई थी? द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा वाज 18,300 BC तब। तो यानी कि ये सारी सिटीज जो हैं, यानी द्वारका को आप डेट कर रहे हो एक तरीके से? नहीं, मैं द्वारका को डेट नहीं कर रहा हूं। द्वारका के ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि द्वारका में खुद जो हमें विष्णु पुराण और महाभारत में जब कृष्ण जी की माइग्रेशन की बात होती है तो उसमें बात होती है कि कृष्ण जी के जाने से पहले भी द्वारका वाज सबमर्ज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो द्वारका की अपनी साइकिल थी। लेकिन द्वारका वाज ऑलरेडी प्रोमिनेंट, तभी उनको पता था कृष्ण जी मथुरा छोड़ के बिल्कुल एक वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में क्यों जाएंगे, बिकॉज दैट सिटी और दैट लेजेंड वाज देयर इन द मेमोरी। और द्वारका का मतलब क्या है? द्वार। इट वाज द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया थ्रू सी। और ये हमें प्रूफ कहां मिलता है? इंडस वैली में लोथल बिल्कुल जो हमारा हॉर्न है, जो वेस्टर्न हॉर्न जब हम देखते हैं रन ऑफ कच्छ के पास में, लोथल वहां पे आता है। लोथल से डिलमन जाते थे शिप्स। डिलमन इज इन बहरेन। डिलमन से सुमेर जाते थे शिप्स। इसका हमें प्रूफ मिला है। इस बारे में हम बात करेंगे बाद में इंडस वैली के ऊपर। लेकिन द्वारका की लेजेंड इतनी पुरानी है, इसीलिए कृष्ण जी वहां गए, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अ फ्लरिशिंग सिटी। हाँ, तो ग्लेशियल मैक्सिमम में के टाइम पे भी भीमबेटका वॉज इनहेबिटेड। हमारे पास में टूल्स हैं, हमारे पास में डेटिंग है। भीमबेटका की कंट्रोवर्सी और क्यों इसको लोग डेट नहीं करते, वो शुरू होती है अराइवल ऑफ हॉर्सेस, चैरियट्स, स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स इन द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। चैरियट्स बोला आपने? चैरियट्स, रथ जिनको घोड़े चला रहे हैं। भीमबेटका चैरियट, भीमबेटका हॉर्स, भीमबेटका शील्ड एंड भीमबेटका स्वॉर्ड्स। वी आर राइडिंग द हॉर्स with a sword in the hand. Entire army, तीर कमान, बो एंड एरो, तलवारें, हॉर्स राइडर्स। और ये कम से कम 1 लाख नहीं तो कम से कम 30,000 साल पुरानी। 10,000 ये घोड़े पे बैठे हुए हैं। हाँ, घोड़े पे बैठे हुए हैं, तलवारें हैं, भाले हैं, दुनिया भर की चीजें। इट इज अ प्रॉपर आर्मी फाइटिंग। एंड देयर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स। इसीलिए हमें पेंटिंग्स की लिस्ट इतनी बड़ी है इसमें, बिकॉज आई थिंक देयर आर अराउंड 700 रॉक शेल्टर्स, राइट? अब 700 रॉक शेल्टर के अंदर पेंटिंग है, कितने की ही इमेजेस आएंगी? और एक के ऊपर एक। हाँ, वो तो है ही। सुपर इम्पोजिशन भी है, इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स भी हैं, न्यूअर पेंटिंग्स भी हैं, ओल्डर पेंटिंग्स भी हैं। और जब मैं गया था, आई वॉज लिटरली फ्लैबरगास्टेड बाय लुकिंग एट इट। मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का, तो फिर मैं भोपाल गया था फॉर सम वर्क एंड आई वाज लाइक भीमबेटका जाना, इट वाज नॉट दैट फार। एंड द पेंटिंग्स अभी यार पत्थर पे ना हमें कुछ भी नहीं लग रही हैं। जब आप जाते हो ना, आपको दिखती है पिगमेंट और आप ऐसे करते हो और आपको लगता है इट इज पार्ट ऑफ द रॉक एंड इट इज जस्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई कैन स्पेंड माई एंटायर डे हियर। और यहाँ पर हम एनिमल हस्बेंड्री की फोटोज देख रहे हैं बहुत सारी, यानी कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख चुके थे तब तक। हाँ, इंडिया में ही नहीं, आई थिंक वर्ल्ड में देयर इज अ कलेक्टिव हाइपोथेसिस कि कैटल सिस्टम स्टार्टेड बिफोर सेटलमेंट्स। जब हम नोमैड्स थे तब भी हमारे पास कैटल्स होती थी। ये किसी ने इनको स्टडी करके पेपर नहीं निकाला है कि ये क्या है, क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? सो डिपिक्शन के ऊपर हमारे पास में डिटेल्स हैं। हाँ, बट अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों बोलते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा वी नीड टू डीकॉलोनाइज आवर ब्रेन। हमें कॉलोनियलिज्म को छोड़ना पड़ेगा। और भीमबेटका उसका जीता जागता सबूत है कि हमें क्यों छोड़ना चाहिए। एंड आई विल टेल यू व्हाई।
You know, when the historians went there, they looked at the paintings of horses, swords, and shields. They did not date it. They said 1500 BC. क्यों? क्योंकि आर्यन इन्वेजन हुई थी, उससे पहले की हो ही नहीं सकती. और उन्होंने इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया कि ये 1500 BC हैं. When the shelters were abandoned in 10,000 BC, how come it could be 1500 BC? And people raised the same question. They said, क्योंकि लोग आते थे और वो बना के चले जाते थे. They were not staying here. इसीलिए it is 1500 BC. And we have Indus Valley civilization with engravings, with seal making techniques, with terracotta figurings. वो क्यों बनाएंगे? And they are part of central India, the one of मतलब ये नर्मदा के पास में ही अगर देखा जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में, ज्यादा दूर नहीं है नर्मदा मैन का जहां पे स्कल मिला है. So you are using your colonial mindset without dating, and that's why no one goes there. कि अगर ये उससे पहले आ गई तो क्या होगा. और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको सीधा बता दूं, भारत में घोड़े अब कितना भी खोज लो आपको घोड़े मिलेंगे नहीं भारत में. इफ यू आर लुकिंग फॉर फॉसिल्स. घोड़े के बारे में अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो बायोलॉजी की, या फिर जो किसी भी वेटरनरी डॉक्टर को जानता हो, घोड़े की हड्डियां होती हैं हॉलो. सबसे पहले डिसअपेयर होती हैं हमारी सॉइल के अंदर. तो इंडिया की सॉइल में तो मिल ही नहीं सकते. एग्जैक्टली. हमारे यहाँ पे इंसान के अवशेष नहीं बचते, घोड़े के कहां से बच जाएंगे जिसकी हड्डियां हमसे ज्यादा फ्रेजाइल हैं. और इस चीज को अगर आप एंकर करोगे डेटिंग का, हमारे पास में तो कोई फॉसिल भी नहीं है. अगर नर्मदा मैन हटा दें, कोई फॉसिल भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्कियोलॉजी है टूल्स की. दैट्स हाउ वी नो कि 17 लाख साल पहले लोग थे. अगर हम फॉसिल्स के ऊपर ही रिलेट करें, हम तो उसको भी बोलेंगे इंडिया में तो बंदे ही नहीं थे. तो इस साइट का डेटिंग 1 लाख BC तक हो सकता है. हो चुका है. 1 लाख BC इज एन एस्टैब्लिश्ड डेट बेस्ड ऑन द टूल्स दैट आर फाउंड देयर. पेंटिंग्स नहीं, पेंटिंग्स की डेटिंग नहीं हुई है. बट टूल्स की डेटिंग हो गई है और Yes. वो 1 लाख BC है. 100% confirmed है, जो कि agreed है. That's why when you Google it, it says 100,000 years to 10,000 BC. The small portion of the paintings which were dated, पता नहीं कितने साल पहले, that is 30,000 BC. 30,000 BC का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं, पूरा जो, मेरे को तो लगता है कि ग्राम हैंकॉक को इंडिया बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पूरी दुनिया में ढूंढता फिर रहा है, तो उसको एक ही सब कॉन्टिनेंट में मिल एक जाएगा. ही सब कॉन्टिनेंट में. अगर 30,000 BC पे चैरियट्स, हॉर्सेस, वॉर सिनारियोज डिपिक्ट हो रहे हैं, हालांकि चैरियट्स शायद इतना कन्विंसिंग पिक्चर नहीं है, बट वॉर है. लेकिन वॉर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, क्लियरली सिविलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट Yes. ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी है. फैमिली का भी एक उसमें फैमिली का एक इमेज आ रहा था. तो एक कम्युनिटी के अंदर Yes. फैमिली यूनिट भी एस्टैब्लिश हो चुकी है. 30,000 BC पे ये कम से कम जो है प्रूवन है. राइट. सो विच मीन्स दैट इंडियन सिविलाइजेशन उस समय तक उस लेवल के एडवांसमेंट तक पहुंच गई थी. एब्सोल्युटली. बट वही ना, अभी मैं सिर्फ बहुत ही केयरफुली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो चैरियट्स, हॉर्सेस, वॉर, इन सब की जो पेंटिंग्स हैं वो अभी डेट नहीं हुई हैं. लेकिन जो कॉलोनियल माइंडसेट ने उसको 1500 BC बोला है, वो डेट भीमबेटका शेल्टर पे स्टैंड नहीं करती. भीमबेटका शेल्टर वॉज अबैंडन्ड इन 10,000 BC अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कंसेंसस. वो मानते हैं कि 10,000 BC में, आज से 12,000 साल पहले, ये साइट अबैंडन हो गई थी. तो कम से कम नहीं तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये 10,000 BC की हैं. अगर हम 30,000 BC ही भी ना लें तो 10,000 BC इज द लेटेस्ट डेट फॉर भीमबेटका. भीमबेटका में जो हमें टूल्स मिले हैं उनका साइज क्या है? क्योंकि वो एक अलग Yes. वो भी एक प्रमाण हो सकता है इस चीज का, कि जो ये बात हो रही है कि भाई पेंटिंग शायद कोई आकर के बना गया था, लेकिन अगर टूल्स छोटे हैं तो यानी होमो सेपियंस वहां पर रह रहे थे. That is 100%. We have found a lot of tools which are as small as my finger. सो यानी कि जो पहले बात हो रही थी कि जो माइक्रो लेवल Microlithics. Yes. हाँ, टूल्स आ रहे थे, तो वो टूल्स वहां पर प्रेजेंट है, विच मींस Exactly. होमो सेपियंस वर देयर. एग्जैक्टली. सो ये जो 1 लाख वाला है ना, तो यहाँ पे डिबेट ये नहीं है कि 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस थे कि नहीं. वहां पे बस ये डिबेट है कि 1 लाख से 70,000 साल, ये जो 30,000 साल की विंडो है, वहां पे यहाँ पे होमो सेपियंस कैसे थे. क्वेश्चन ये नहीं है कि थे कि नहीं, क्यों थे, कैसे थे, हाउ इज इट पॉसिबल. दैट्स द एम्बिग्यूटी नो वन हैज बीन एबल टू आंसर. एंड दैट्स व्हाई भीमबेटका बिकम्स
a cradle of solution when it comes to the evolution of human civilizational brain. और ये शायद आंसर हमें तब मिलता है जब हम अपनी हिस्ट्री की किताबों को या तो अपडेट करें या उन्हें छोड़ करके जो रियल एविडेंस बाहर की दुनिया में अवेलेबल Yes. है उसको देखें, उससे समझें और उससे अपना टेक अवे और डिडक्शन निकालें. बहुत सारी बातें हैरी अभी रह गई हैं, Right. जैसे शिवा का ओरिजिन और एवोल्यूशन. जैसे हमने देखा कि 11,000 साल पुराना शिवा टेम्पल टर्की में मिलता है. शिवा की पूरी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ तक पहुँचती है. महाभारत का जिसमें जिक्र आया बीच में हमारे आज के पॉडकास्ट में, कैसे महाभारत की स्टोरी किस समय टाइम होती है और वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में कहाँ स्टैंड करती है. Right. सिमिलरली जो रामायण का पीरियड था उस समय जो ज्योग्राफी का पूरा वर्णन रामायण में करा गया है वो किस तरह से करा गया है, और शायद वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आकर के वापस से जुड़ेगा कि क्या इंडियन सिविलाइजेशन उतनी नई है जितना मॉडर्न आर्कियोलॉजी हमें बता रही है, या उतनी पुरानी है जितना हम फ्रॉम अ ईस्टर्न स्टैंड पॉइंट देख पा रहे हैं. सो ये और कुछ इसके सीरीज में मेरे को लगता है कि हमें कुछ सवालों के और जवाब ढूंढने चाहिए अगले पॉडकास्ट में. बट आज के पॉडकास्ट में मेरे हिसाब से ये हम क्लियरली एक एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि 50,000 से 1,00,000 साल पहले भी इंडिया में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन था, एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, जिसको डेंटल सर्जरी करना आता था, जिसको वेपनरी की समझ थी, जिसको एस्ट्रोनॉमी की समझ थी, और शायद जो एक कम्युनिटी लिविंग कर पा रहा था, जो ट्रेड कर पा रहा था, जहां पर जो है टूल्स की, वेपन्स की फैक्ट्रीज थी, यानी बिजनेस एस्टैब्लिश था, ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश थे. Yes, and trade routes के बारे में I would like to add one more thing. I think I missed it when we were talking about development of Indian civilization या फिर इंडिया में होमो सोपियंस की डेवलपमेंट के लिए हमें 20,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे के बने हुई बीड्स मिली हैं इंडिया में. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रिच तो एक बार सोचो, इसीलिए मैंने आपको अभी ये बोला. ऑस्ट्रिच इंडिया में 20,000 साल पहले, और हम उसके अंडों से ज्वेलरी बना रहे थे, और ये ज्वेलरी पूरे वेस्टर्न इंडिया से लेकर राजस्थान और गुजरात से लेकर हमें उड़ीसा के कॉर्नर तक मिलती है. तो यानी कि हम सी सेलिंग सिविलाइजेशन थे? नहीं, एक्चुअली इंडिया में ऑस्ट्रिचेस थी एंड दे डिसअपीयर्ड इन 18,000 BCE at the time of glacial maxima. They got extinct. How do we know that? क्योंकि 18,000 BCE के बाद में हमें ऑस्ट्रिच ऑर्नामेंट्स मिलने बंद हो जाते हैं. तो यानी उस समय ये ज्वेलरी. यस, और ये मेरे दिमाग में तब आया जब आपने बोला हमारे पास में ट्रेड रूट एस्टैब्लिश था, क्योंकि ये डिस्कवरी पटने महाराष्ट्र में जो हमें एक्शेल से बनी हुई बीड्स मिली हैं, ये महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक मिलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में. इसका मतलब कि उस टाइम पे लोग आज से 20,000 साल पहले ट्रेड कर रहे थे, और वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड yes. कर रहे थे. चाहे हम वहां से पता नहीं कोई टेक्नोलॉजी उनको मिल रही हो, उनको वहां से पत्थर मिल रहे हो, बट देयर इज अ कंसिस्टेंट अपीयरेंस ऑफ ऑस्ट्रिच शेल एगशेल बीड्स अक्रॉस द स्ट्रेच. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये स्ट्रेच बिल्कुल ही वही है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहां से ऐसे होते हुए उड़ीसा. ये ऊपर नहीं जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही है. तो वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, कांटेक्ट में थे एक दूसरे के. और जब ट्रेड आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एक चीज बताती है, जब ट्रेड आता है तब सिविलाइजेशन आती है. ट्रेड इज पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन. और ये अब हमें इस चीज को फोर्स करता है पूछने के लिए, जो हमारी एपिक की डेटिंग्स आज के ऑल्टरनेट हिस्टोरियंस कर रहे हैं, हाउ मच इज इट पॉसिबल दैट दे आर राइट? एक्चुअली द ह्यूमन एवोल्यूशन, no matter it started in Africa or not, no matter it was there in India or not, but the civilizational growth is India is the cradle of it. फर्टाइल क्रेसेंट को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी एक किताब उसे सच मानती है. कॉकेशियन माउंटेन पे सिर्फ एक किताब का एक जहाज
जो उसको सच मानता है, जिससे वो अपनी पूरी दुनिया घुमा रहे हैं। इंडिया में ऐसी कितनी दुनियाएं पहले बन चुकी थी। So stop looking at colonial historians. Use your own brain. What I have been able to understand, what I have been able to deduce, what I have been able to show you through this podcast is my research. अगर मैं इनकी किताबें पढ़ता रहता, मैं कभी नहीं ढूंढने जाता कि 1 लाख साल पुराने अवशेष हैं भीमबेटका के, जिसको सब लोग मानते हैं। लेकिन क्या आपको पढ़ाया गया है? क्या मुझे पढ़ाया गया है? क्या आपको पढ़ाया गया है? नहीं। तो हमें थोड़ी सी अपनी टाइमलाइन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रांसपोर्ट सोच रहा हूँ। उस समय ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा। आज के डेट में वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में अगर ट्रेड करना है तो इट इज़ नॉट ईजी। आपको ट्रेड रूट आज के डेट में भी एस्टैब्लिश सप्लाई चेन करना पड़ेगा। तो उस समय 25,000 साल पहले वो कैसे ट्रेड रूट एस्टैब्लिश होता है, ये हमें सोचने की बात है। और वाई आर वी सेंटर्ड कि वी आर द मोस्ट एडवांस्ड? Maybe our version of advancement is different and their version of advancement was different. Correct. So yeah, this is where we leave the audience with कि कमेंट्स में पर अपना टेक अवे ज़रूर बताना, कौन कौन सी चीज़ें और आपको लगता है जो एविडेंस है वो भी ज़रूर डालना। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर उसे कवर करेंगे। बट मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉडकास्ट इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उधर हम, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और आर्कियोलॉजी के इंटरसेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हैरी भाई, इतना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट पर्सनल ग्रोथ के लिए था। मैं भी इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ूंगा। इंडियन ग्राम हैंकॉक सीरीज़ अब स्टार्ट हो गई है हमारी हैरी भाई के साथ। तो बार बार जो है ये हम वापस से इस टॉपिक पे आते रहेंगे। एंड होपफुली आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताना। हरी भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप पहली बार बड़ी मुश्किल से आपको कोई पॉडकास्ट पे ला पाया है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके पहले पॉडकास्ट का? सो पहले तरुण जी बहुत बहुत थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स दैट यू हैव शेयर्ड एंड इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन। बिकॉज जब पॉडकास्ट पे जाते हो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है कि वेवलेंथ मैच कर पाएगी कि नहीं थिंकिंग की। और जो हम दोनों ने इस पॉडकास्ट के ऊपर जैसे काम किया है, जो हमारा कोलैबोरेशन रहा है, दैट वाज प्रीटी फिनोमिनल। सो इट वाज अ प्लेजर बीइंग अ गेस्ट ओवर हियर। थैंक यू। थैंक यू हैरी।